अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड दक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाज़िर खिदमत हूँ अंकबूत का 18th एपिसोड का फर्स्ट पार्ट लेकर, और इसके मुसन्निफ़ा है नूर राजपूत। और जैसा कि मैं लास्ट एपिसोड में बता चुकी हूँ कि इसके 22 से 24 एपिसोड आने वाले हैं और ये सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगी, राइटर ने कहा है। तो देखते हैं 22 या 24 होंगे, तो इससे 4 या 6 और आएंगे एपिसोड। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब तक रईस का बहुत अच्छा सीन दिखाए हैं सब कुछ, लेकिन आगे कुछ ऐसा होने वाला है कि रईस के साथ राइटर ने शेयर किया है कि उनका रूटीन में काम करते हुए भी उनके आँखों से आंसू निकल गए थे रईस का सोचकर। तो आपको मैं पहले वार्निंग दे रही हूँ क्योंकि मुझे तो अभी से दुख हो रहा है रईस के लिए। तो आने वाले एपिसोड के लिए तैयार रहें और चलते हैं अब एपिसोड की जानिब। अंकबूत, मार्फत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस्कलम नूर राजपूत, किस नंबर 18। कुछ लोग मरहम जैसे होते हैं, उनकी मौजूदगी हर कर्ब को इल्तियाम बख्श देती है। कुछ लोग ज़िंदगी में मरहम बनकर आते हैं, उनकी करबत, उनकी अल्फाज, उनका वजूद सब कुछ जख्मों को मुंदमिल करने लगते हैं। वली फजर के लिए बिल्कुल वैसा ही था, एक ऐसा मरहम जो उसके रेजा रेजा को समेट रहा था, उसके बर्फ जैसा खोल को पिघला रहा था और उसके गहरे जख्मों पर सुकून का लेप कर रहा था। वो एक ऐसा सहारा था जिसने फजर को गिरने से बचाया, उसे रोने की हिम्मत दी और उसके अंदर एक नई जिंदगी की हलचल जगाई। जबकि फजर अब तक एक अजीब कैफियत में मुब्तला थी, उसके अंदर एक गहरा तलातुम बरपा था। सदियों की जमी बर्फ की स्लें पिघल रही थी। उसका दिल जो मुद्दतों से एक बेहिस पत्थर बना हुआ था, अब एक पिघलता लावा की मानी धड़क रहा था। वो खुद को समझ नहीं पा रही थी, ये क्या था जो उसके वजूद में सरायत कर रहा था। ये कैसी कशिश थी जो उसे वली की जानिब खींच रही थी, जबकि उसका सारा वजूद उसके खिलाफ मुजाहिमत पर आमादा था। उसकी आंख में नमी थी, मगर अब ये नमी सिर्फ दुख की नहीं थी, उसमें एक अजीब सी शीरनी घुल चुकी थी। वो नोहक वाली लड़की थी जिसने कभी किसी को अपने करीब आने की इजाज़त ना दी थी, मगर वली के लम्स ने उसके सारे असूल पाश पाश कर दिए थे। उसके जख्मों पर उसका लम्स मरहम बन गया था, मगर वो उस हकीकत को तस्लीम करने से गुरेजा थी। वो अपने अंदर उठने वाली इस नई हलचल से खौफजदा थी। ये एक ऐसी धड़कन थी जो उसे दोबारा जिंदगी का एहसास दिला रही थी, एक ऐसी रोशनी जो उसकी तारीक वजूद में झांकने लगी थी। क्या ये एक लम्हाती कमजोरी थी? वो नहीं जानती थी, मगर उसके अंदर जंग तेज हो चुकी थी। एक हिस्सा उसे वली से दूर धकेल रहा था, उसे उसकी कुर्बत से भागने पर उकसा रहा था, जबकि दूसरा हिस्सा उसे उसकी जानिब खींच रहा था। वो उसे अपने टूटे हुए ज़ब्त, अपने बहते हुए आंसू और अपने अंदर की उस नई हलचल पर हैरान थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी कैफियत से कैसे निमटे। उसके तमाम तर दिफा, तमाम तर असूल वली के एक लम्स और चंद लफ्ज़ों के सामने रेत की दीवार साबित हुए थे। उसके जाने के बाद एक गहरी सांस लेकर खुद को काबू करने की कोशिश की, मगर बेसूद। उसका चेहरा अभी तक सुर्ख भभूका और वली की खुशबू अभी तक उसे अपने हिसार में लिए हुए थी। उसने अपना सा झटका, जैसे उन तमाम एहसासात से छुटकारा पाना चाहती हो। नजरें शेल्फ में रखी किताबों की जानिब उठी और उसने बेख्याली में दोस्तों विस्की की एक किताब उठा ली। काउच पर बैठकर उसने वर्क पलटने, मगर उसकी नजरें महज लफ्ज़ गिन रही थी। दिमाग पूरी तरह किचन से आती धीमी धीमी आवाज़ों के जानिब लगा हुआ था। चूल्हे पर किसी चीज़ के पकने की धीमी सी सरसराहट, बर्तनों की खड़खड़ाने की आवाज़ और कभी कभार वली की गुनगुनाने की मध्यम सी धुन। वो बस वही खोई रही जब तक थक कर उसने किताब एक जानिब लरक दी। आज के तमाम वाक़यात ने उसे बुरी तरह थका दिया था। किचन से आती भूख बढ़ा देने वाली खुशबू ने उसके थकन में मज़ीद इजाफा किया था। फ्रेश होने का इरादा करते हुए वो उठ खड़ी हुई, मगर उठते ही उसकी नज़र अपने पाँव की जानिब गई। हाई हील्स में उसके पाँव बुरी तरह दुख रहे थे। वो फिर से वहीं बैठ गई। उसने जूता उतारने की कोशिश की, मगर स्ट्रिप खुली नहीं रही थी। उसी असना में वली नमूदार हुआ। बेगम, खाना तैयार है। उसकी आवाज़ पर फजर ने सर उठाकर उसे नहीं देखा। वली ये देख चुका था और वो धीरे से उसके करीब आया। बिना कुछ कहे वो पंचों के बल फजर के कदमों में बैठ गया। फजर ने चौंक कर सर उठाया और फिर फौरन सीधे होते हुए उसने अपने पाँव पीछे किया। लाएं, मैं कर देता हूँ। वली का लहजा संजीदा था। वो खुद भी फ्रेश हो चुका था और उसके माथे पर चंद गीले बाल चमक रहे थे। उसने मना करने के बावजूद भी वली ने बगैर किसी हिचकिचाहट के उसका पाँव पकड़ा और फिर स्ट्रिप खोलने लगा। फजर उसे ही देखती रह गई। उसके घने कत्थई बाल, साफ रंगत, वजिया नकुश और फिर पुरजसामत। उसकी नज़रें वली के चेहरे पर मौजूद निशान पर टिक गई। क्या होगा अगर उसके चेहरे पर ये निशान न होता?
शायद वो दुनिया का हसीन तरीन मर्द कहलाया जाता, मगर ये निशान, ये चांद पर दाग था, कैसे आया था? वो गहरी नजरें से उसे देखते हुए सोच रही थी। एक लम्हे को उसके दिल में आया कि वो उस निशान को छू कर देखें। क्या वो असली था? क्या उससे उस जख्म के वक्त तकलीफ हुई थी? ढेरों सवाल थे, मगर वो पूछ नहीं सकती थी। वो उसके दूसरे पाँव की स्ट्रिप खोल रहा था। जब दोनों पाँव जूतों के कैद से आज़ाद हुए तो उसने सर उठाया। फजल ने खुद को उसे तकते हुए पाया तो फौरन रुख मोड़ लिया। उसके लबों पर एक नर्म सी मुस्कुराहट उभरी। फ्रेश हो जाएं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो उठकर चला गया, जबकि फजल अपने पैरों पर खड़ी हुई। एक लम्हे के लिए तो उसे अपने पैर महसूस ही नहीं हुए। हील्स पहने रहने की वजह से वो अकड़ गए थे। 15 मिनट बाद जब वो बाथरूम से निकली तो वजूद में एक ठंडक और सुकून का एहसास था। शफाफ चेहरा और गीली आस्तीन लिए वो डाइनिंग हॉल की जानिब बढ़ी, जहाँ निस्बतन छोटी सिया मेज पर वली खाना लगा रहा था। माहौल नीम तारीख था और उस तारीकी में मरीज के एन वस्त में रखी इलेक्ट्रिक कैंडल की मध्यम जर्द रोशनी एक अजीब सा सेहरदारी कर रही थी। उसने वाकई उसे एक कैंडल लाइट डिनर बना दिया था। फजर के कदम एक पल को रुके, फिर वो आगे बढ़ गई। उसके करीब पहुंचने पर वली ने कुर्सी खींचकर उसे बैठने का इशारा किया। जो सामान पड़ा था मैंने उससे ही स्टेक बनाया है, शायद आपको पसंद आ जाए। उसकी नजरें मेज पर मरकूज थी, जैसे वो जानबूझकर उसे देखने से गुरेज कर रहा था ताकि वो मजीद अनकंफर्टेबल महसूस न करे। तुम्हें कुकिंग आती है? फजल ने कुर्सी पर बैठते हुए हैरत से पूछा। उसकी आवाज़ में अब वो पहले जैसी तलखी नहीं थी। पहले तो अंडा उबालना भी नहीं आता था, फिर नील के कैफे पर थोड़ा बहुत सीख लिया, वो मसरूफ से अंदाज में बता रहा था। उसके बैठने पर उसने कुर्सी को मेज के करीब किया। थैंक यू, वो बस इतना कह पाई। उसकी ये सारी तवज्जो, ये एहतियात उसे मगलूब कर रही थी। वेलकम बेगम। वो वापस किचन की जानिब बढ़ गया था, जबकि फजल की नजरें मेज पर चुने लवाजमात पर गई। स्टेक के साथ गार्लिक ब्रेड और चंद नगेट्स भी फ्राई किए गए थे। खाने की अशिया अंगेज खुशबू उसके भूख मजीद चमक उठी। वो ठंडे पानी का जग और 2 ग्लास लेकर आया और फिर कुर्सी खींचकर उससे थोड़े फासले पर बैठ गया। शुरू करें, मैं जानता हूँ आपको भूख लगी है। फजल ने छुरी काटा उठाया और स्टेक का एक टुकड़ा काटने की कोशिश की। शटर शटर करती स्टेक की आवाज़ खामोश माहौल में गूंजी। वो गर्म थी। उसने छुरी वापस रखी और फिर कांटे से एक नगेट उठाया। वैसे अगर गर्मी न होती तो मैं टेबल बार बालकनी में लगाता। वली ने खुद छुरी काटते से स्टेक के छोटे छोटे मुनासिब टुकड़े करते हुए उसकी प्लेट में रख दिए। वो उसके खाने में भी आसानी पैदा कर रहा था। फजल ने हैरत से अपनी प्लेट और फिर उसके चेहरे को देखा। उस शख्स ने ये सब कहाँ से सीखा था? ये आदब, ये ख्याल रखने का अंदाज, वो ये कहाँ से सीख कर आया था? तुम तो कह रहे थे कि हमारे रिश्ते का रईस को पता नहीं चलना चाहिए। अब तुमने इतने लोगों के सामने चीख चीख कर ऐलान कर दिया है, उसका क्या? फजल ने भवें सुकेड़ कर उसे देखा। वो अब खुद को संभाल चुकी थी और मामलात को अपने कंट्रोल में लाना चाहती थी। उसकी बात सुनकर वो हंस दिया, फिर नज़र उठाकर उसे देखा। कांटे पर लगा नगेट हवा में मौलिक था और वो जवाब तलब नज़रों से उसे ही देख रही थी। बेगम, आप स्टेक खाएं, बेगबी को मैं देख लूँगा। वो उतना पुरसुकून था कि फजल चिढ़ गई। तुम मुझे बेगम कहना बंद करोगे? मुझे जहर लग रहा है ये लफ्ज़। ज़रूरी है बार बार ये याद करवाना कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। वो तब कर बोली। वली ने बमुश्किल अपने लबों पर आई मुस्कुराहट को रोका। आपको लगता है कि आप मेरी बीवी हैं, इसलिए मैं आपको बेगम कहता हूँ। उसने संजीदगी से मगर आंखों में शरारत लिए फजल को देखा। वो उसकी बात पर उलझ गई। तो फिर क्यों बुलाते हो? उसने बेजारी से पूछा। उस पर वली ने छुरी काटा मेज़ पर रखा, कुर्सी पर ज़रा सा आगे हुआ और फिर अपनी कोनिया मेज़ पर टिकाई। उसकी गहरी नज़रें फजल के चेहरे पर जमी थी। शतरंज खेली है कभी आपने? उसके गैर मुतवक्का सवाल पर फजल ने सर हाँ में हिलाया। शतरंज के बिसात पर सबसे अहम मोहरा बादशाह होता है, लेकिन सबसे कमज़ोर भी वो हर सिमत में सिर्फ एक कदम चल सकता है। सारी फौज उसकी हिफाजत के लिए मरती है, कटती है, लेकिन वो खुद बेबस होता है। वो एक लम्हे के लिए रुका, जैसे उसकी तवज्जो को मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में ले रहा हो, मगर फिर बिसात पर एक और मोहरा होता है, वजीर, जिसे बेगम भी कहते हैं। वो शतरंज का सबसे ताकतवर मोहरा है। वो किसी भी सिमत में जहाँ तक चाहे जा सकती है। वो हमला करती है, दिफा करती है, बादशाह को बचाती है और मुखालिफ को पूरी फौज को तहस-नहस कर सकती है। वो अकेली पूरी बिसात को कंट्रोल करती है। बादशाह का नाम का हुक्म होता है। असल ताकत तो बेगम के हाथ में होती है। उसने अपनी कत्थई आंखों से फजल को देखा, जिनमें एक अजीब सी चमक थी।
जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे वो बेबस बादशाह नजर नहीं आता जिसकी हिफाजत करनी है। मुझे वो बेगम नजर आती है, ताकतवर, आज़ाद, जो अपनी जंग खुद लड़ना जानती है, जो किसी भी सिमत में जाने की हिम्मत रखती है। मैं आपको बेगम इसलिए नहीं कहता कि आप मेरी बीवी हैं, मैं आपको बेगम इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं आपकी ताकत को तस्लीम करता हूँ। आप वो मलका हैं जो अपनी बिसात की खुद हाकिम हैं। उसकी आवाज़ हॉल की खामोशी में तहलील हुई। फजर सहजदा सी उसे देखती रह गई। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वली ने उसके हर दिफा, हर एतराज़ को एक ही बार में पाश पाश कर दिया था। वो लफ्ज़ बेगम, जिसे वह अपनी कैद की जंजीर समझ रही थी, वो तो उसकी ताकत का एतराफ़ था। उस शख्स ने उसके सबसे बड़े खौफ, उस रिश्ते की हकीकत को एक ऐसी ताकतवर और खूबसूरत मसाल में बदल दिया था कि उसके पास कोई जवाब नहीं था। चल में उसे यूँ देखने के बाद आखिरकार वह तब कर बोली, आवाज़ में तंज भरने के नाम की कोशिश कर रही थी, और तुम कौन हो, बादशाह? इस पर वो खुलकर हंस दिया। उसकी हंसी की गूंज उस पुरसकून माहौल में खनकी। नहीं बेगम, मैं प्यादा हूँ, शतरंज का सबसे मामूली सिपाही जिसे आपको कामयाब होते देखना है। वो प्यादा जिसे आपकी हिफाजत के लिए हर चाल चलनी है, चाहे उसमें कुर्बानी ही क्यों ना होना पड़े। फजल ने एक गहरी सांस भरी, जैसे उसके जवाब को अपने अंदर उतार रही हो, और फिर सर झटक कर दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई। वो अब कोई बहस नहीं करना चाहती थी। खामोशी से वो उन स्टेक के टुकड़ों को खाने लगी जो वली ने खुद उसके लिए काटे थे। कुछ देर तक दोनों के दरमियान सिर्फ छुरी काटे की मध्यम आवाज़ें आती रहीं। ये एक अजीब सी खामोशी थी जिसमें तनाव नहीं बल्कि एक नाकाबिले बयान सुकून था। तो बादशाह कौन है? वो उलझी। बादशाह? वो तो बिग बी हैं, इस बिसात के असल हुक्मरान। फजर की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। ये जो बिसात बिछी है ना, इसमें 3 ही अहम मोहरें हैं जिनकी चालें सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। एक मलका जो हर सिम जा सकती है और ताकत का महवर है, एक बादशाह जो तख्त पर बैठा है और जिसकी हिफाजत सबकी जिम्मेदारी है, और एक प्यादा जो इन दोनों के दरमियान पुल का काम करता है। फजर ने अपने आबरू उचकाए। तो तुम्हारा मतलब है तुम इस बादशाह के लिए मुझे बिछा रहे हो? उसकी आवाज़ में तंज था जो उसकी हैरत को छिपाने की नाकाम कोशिश थी। हाँ, बादशाह ही ने तो भेजा था प्यादे को। वली ने सुकून से सर हिलाया। प्यादा बादशाह की खिदमत करता है, और अगर उस खिदमत में मलका की हिफाजत भी शामिल हो तो उससे बेहतर क्या हो सकता है? उसने आहिस्तेगी से कहा, जैसे उसे फजर की बेचैनी का इल्म हो। मुझे तो बस ये पता है कि मेरा काम आपको इस बिसात पर महफूज रखना है। फजर ने छुरी का आटा रख दिया और उसे देखा। और अगर मुझे तुम्हारी हिफाजत नहीं चाहिए हो तो? वो इत्मीनान से मुस्कुराया। प्यादे की सबसे बड़ी खूबी यही है कि उसे अपनी बेगम पर भरोसा होता है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी जंग खुद लड़ सकती हैं तो मेरा काम आपके रास्ते से रुकावटें हटाना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। मैं हमेशा आपके आसपास रहूँगा, आपकी हिमायत में, आपकी हर चाल में। वो उसे देखती रही। वली ने अपनी बात जारी रखी। और बिग बी? वो तो खुश होंगे कि उनकी बिसात पर एक मजबूत मलका और एक वफादार प्यादा मौजूद है। फजल ने गहरा सांस लिया। उसके जहन में नए ख्यालात उभर रहे थे। ये ताल्लुक, ये अल्फाज, ये सब कुछ उसके लिए नए और हैरान कुन था। तो अगर मैं चाहूँ कि तुम सिर्फ मेरे लिए खेल खेलो तो क्या करोगे? फजल ने उसे छेड़ा। वली ने अपने होठों पर हंसी रोकी। बेगम, प्यादे का मकसद ही यही होता है कि वह अपनी मलका को फतह दिलाए। बादशाह तो सिर्फ नाम का होता है, असल ताकत तो मलका के पास होती है, और प्यादा हमेशा अपनी मलका के लिए ही अपनी चाल चलता है। उसने फजर की आंखों में गहरी नजर डाली। आपको फतेह याब देखना ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। वो उसे देखे गई। ये प्यादा उसे हर तरह से घेर रहा था, उसके दिफा को एक एक करके तोड़ रहा था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उसने अपनी कुर्सी थोड़ी और करीब की और सरगोशी के अंदाज में कहा, शतरंज में कभी भी प्यादे को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सबसे गैर मुतवक्का चल वही चलता है। ये महज एक खेल नहीं था, ये उनकी नई दुनिया थी जहाँ वली खुद को एक मामूली प्यादा कह रखकर भी सबसे बड़ा खिलाड़ी साबित कर रहा था। वो कुछ न बोली, सर झटक कर सोचो के जहन से निकाला। क्या ख्याल है फिर? उसी ने अचानक खामोशी को तोड़ा। अगला डिनर किसी ढाबे पर करें, गरम गरम दाल और तंदूर की रोटी खाएंगे। फजर ने सर उठाकर उसे देखा। मुझे दाल नहीं पसंद और मैं किसी ढाबे पर नहीं जा रही। उसने फौरन नफी में सर हिलाया। वैसे दाल खानी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। आपको प्रोटीन की सख्त ज़रूरत है। फजर के हाथ में पकड़ा
काटा एकदम रुक गया। उसने नजरें उठाकर वली को देखा। उसके चेहरे पर उलझन के आसार वाज़ेह थे। तुम्हें कैसे पता मुझे प्रोटीन की जरूरत है? इस सवाल पर उसके चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने एक हाथ अपनी थोड़ी तले रखा और दूसरा मेज पर टिकाते हुए जरा सा आगे झुककर उसे बगौर देखा। मैं चाहता हूँ कि अगली दफ़ा आपको गले लगाने के लिए मुझे पूरी बाहें खोलनी पड़े, मगर आप दुबली पतली। उसके बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। फजर की आंखें पहले शिद्दत सदमे और फिर आग उगलते गुस्से से फैली। उसका चेहरा लम्हों में सुर्ख पड़ गया था और उसने हाथ में पकड़ा कांटा पूरी कुव्वत से वली की मेज़ पर रखा, हाथ की पुश्त में घुसा दिया। आह जालिम औरत! उसकी एक दबी दबी सी चीख उभरी। खबरदार, जो आइंदा मुझसे इस तरह फ्री होने की कोशिश की तो अगली दफ़ा गला काट दूंगी। फजर ने अब मेज़ पर रखी स्टेक नाइफ उठाई। उसका हाथ गुस्से से लरस रहा था। वली ने अपना हाथ झटका। नन्हे नन्हे खून के कतरे को देखा जो उसकी जिल्द से उबल रहे थे। मारने काटने के अलावा और कोई काम है आपको? उसने टिश्यू उठाकर अपने हाथ पर रखा और फिर फजर को एकदम एहसास हुआ वो जो कुछ मजीद सख्त सुस्त सुनाना चाहती थी वहीं चुप कर गई। उसकी नजरें अब वली के हाथ पर जमी थी। सफ़ेद टिश्यू चंद ही लम्हों में सुर्ख हो चुका था। एक पल के लिए उसका सारा गुस्सा उड़नछू हुआ और एक गहरा मलाल ने आ घेरा। जख्म ज़्यादा गहरा नहीं था और न ही उसके चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार थे, मगर ज़्यादा लगी है। उसकी घुटी घुटी सी आवाज़ उभरी। कांटा हाथ से छूटकर गिर गया था। उसे अपने उस बेइख्तियारी पर शदीद गुस्सा आया। वली ने सर उठाकर उसे देखा। जब उसकी आंखों में अपने लिए खालिस फिक्र देखी तो दिल को जैसे ठंडक का एहसास हुआ। हाँ ना, बहुत ज़्यादा लगी है, घायल हो गया हूँ। वो अब भी अपनी मुस्कुराहट छुपाए उसे देख रहा था, जैसे उसकी उस हालत से लुत्फ अंदोज हो रहा हो। दिखाओ मुझे। उसने अब अपना हाथ आगे बढ़ाया। वली ने फौरन अपना जख्मी हाथ उसके सामने कर दिया। खून के वो नन्हे कतरे बार बार रस रहे थे। उसे अब शदीद अफसोस हो रहा था। फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? वो ये पूछते हुए अपनी जगह से उठी। किचन में दाएं जानिब वाले दूसरे कैबिनेट में। वो उस पर नजर जमाए एक मसरूर सी कैफियत में बोला। वो तेज कदमों से किचन की जानिब बढ़ी और कुछ ही देर में सफ़ेद रंग का डिब्बा उठाए वापस आई। उसे खोलकर रुई के फाहे से उसके ज़ख्म को निहायत एहतियात से साफ किया और फिर उस पर सैनी प्लास्टर चिपका दिया। उस सारे अमल के दौरान वो बस नरम गर्म सी नज़रों से उसे देखता रहा। वैसे लोग आपको ठीक ही वैसी औरत कहते हैं। दूसरी बार आपने मेरा हाथ जख्मी किया है, क्या ऑब्सेशन है आपको मेरे हाथों से? उसने शरारत से पूछा। रईस की गर्दन को तो वो भूल ही गया था। फजर ने डब्बा बंद करते हुए उसे घूरा। अगर तुम अपनी ज़बान बंद और हाथ काबू में रखो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये तो नामुमकिन है। उसने अपना दूसरा सही सलामत हाथ बढ़ाकर उसके जूड़े से निकले बालों की एक लट को नरमी से उसके कान के पीछे उड़स दिया। उस गैर मुतवक्का लम्स पर डब्बा बंद करते फजर के हाथ एकदम साकित हो गए थे। उसने नज़र उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ हैरत थी। इतना फ्लर्ट कहाँ से सीखा है तुमने? मत भूलें मैं आधा अंग्रेज़ भी हूँ और हमारे यहाँ उसे फ्लर्ट नहीं तारीफ करना कहते हैं। वो उसकी बात सुनकर तासुब से सर हिलाते हुए डब्बा उठाकर वापस किचन की जानिब बढ़ गई। बेशरम अंग्रेज़। उसकी धीमी सी बड़बड़ाहट सुनकर वली बेसाख्ता हंस दिया। उसने अपने जख्मी हाथ को देखा जिस पर सनी प्लास्टर लगा था। एक मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। वो वाकई पागल औरत थी। पहले जख्म देती थी, फिर खुद ही मरहम लगाती थी। वापसी का सफ़र काफ़ी पुरसकून था। वो ज़्यादा कुछ नहीं बोला। आज का दिन उसकी ज़िंदगी का खूबसूरत दिनों में से एक था। गाड़ी में बैठे ही उसने स्टार्ट किया था और धीमे सुरों में एक गाना बजा दिया था, बिल्कुल तितलियों जैसा। ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। मौसीकी इतनी मध्यम थी कि उसके अल्फाज दिल में उतर रहे थे। वली ने एक नज़र फजर पर डाली। वह खिड़की से बाहर भागते नज़ारों को देख रही थी। उसका चेहरा बेतासुर था। वली मुस्कुराया। उसे मालूम था कि उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। जब वो थक गई थी तो उसने गर्दन मोड़कर उसे देखा। तुम इंडियन गाने कब से सुनने लगे हो? वो कुछ हैरान थी। नील की मेहरबानी है, उर्दू अच्छी करनी थी ना, बस इसलिए उसके साथ सुनता रहा। इंडियन पाकिस्तानी सभी 80-90 की दिहाई के। उसने हल्के से गुनगुनाना शुरू कर दिया। मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं। उसे स्कॉटिश उर्दू में गुनगुनाता देखकर
वो बमुश्किल हंसी जब्त कर पाई। गाड़ी तरन्नुम हाउस के सामने आकर रुकी तो उसने म्यूजिक बंद कर दिया। उससे पहले कि वो बाहर निकलती बिलाखिर उसने पूछ ही लिया, डिनर कैसा रहा? बहुत बुरा, फजल ने बैग उठाते हुए कहा। वली ने गाड़ी लॉक कर दी और उसकी तरफ मुड़कर देखा। कितना बुरा? आंखों में आलोही सी चमक थी। इतना बुरा कि दिल कर रहा था तुम्हारा हश्र नश्र कर दूं। वो मसनूई खफगी से बोली। इतना बुरा कि आपको हर तरफ से मेरी खुशबू आएगी। उसकी बात सुनकर फजल के गाल फौरन लाल हुए। लोग खोलो वरना सच में हाथ काट दूंगी, उसने वली के जमले का असर जाहिर करने के लिए गुस्से से कहा। उसने मुस्कुराते हुए लोग खोल दिया। आज फजल को बहुत तंग कर लिया था, आज के लिए इतना काफ़ी था। वो तेजी से बाहर निकली। उसने ज़रा झुकते हुए कहा, सुबह लेने आऊँगा, तैयार रहिएगा। गार्ड ने गेट खोल दिया। वो बिना उसकी तरफ देखे अंदर दाखिल हो गई थी, जबकि वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया था। वो अम्मा और बानों से मिलने के बाद सीधा अपने कमरे में आई। आज का दिन इतना लंबा था कि उसे यूँ महसूस हुआ था जैसे उसने पूरी ज़िंदगी जी ली हो। दिन भर की थकन और वली के साथ गुजारा वक्त सब कुछ उसके जहन में घूम रहा था। जहाँ तकलीफ मिली थी वहीं उसने नरम मरहम रख दिया था। फ्रेश होने के लिए जैसे ही उसने अपनी क्लोजेट से कपड़े निकाले, उसे एक अजीब सी महक का एहसास हुआ था। उसने गर्दन झुकाकर खुद को स्मेल किया। यह वली की खुशबू थी जो उसके लिबास से आ रही थी। उसकी अपनी तमाम महंगी खुशबू उस खुशबू के सामने दम तोड़ जाती थी। वो ठीक कह रहा था, यह आदमी मुझे पागल करेगा। वो मज़ीद कुछ नहीं सोचना चाहती थी, इसलिए उसे ये जल्द अज जल्द फ्रेश होना था। रईस ग्रुप के हेड ऑफिस के वसी और इस कई कनालों पर फैली हुई पिछली हदूद पर वक्त जैसे थम गया था। यहाँ की खामोशी को सिर्फ तेज़ हवा की साय साय और खास से टकराने की सरसराहट तोड़ रही थी। अरूजा चंद मुंतखब सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ खड़ी थी। उनका लिबास हवा में एक बेकाबू परचम की तरह लहरा रहा था। सबकी नज़रें आसमान पर मरकूज थी, जहाँ एक सियाह नुक्ता तेज़ी से बड़ा हो रहा था। जल्द ही वो नुक्ता एक धाती शकरे की शक्ल इख्तियार कर गया था और फिजा में हेलीकॉप्टर की ब्लेड्स की कान फाड़ देने वाली फड़फड़ाहट गूंजने लगी। नीचे उतरते हुए हेलीकॉप्टर का दबाव इतना शदीद था कि ज़मीन पर मौजूद खुश्क पत्ते और धूल का एक तूफान उठा, जिसने चंद लम्हों के लिए मंजर को धुंधला दिया। गार्ड्स ने आंखों पर हाथ रख लिया, मगर अरूजा मजबूती से अपनी जगह जमी रही। उसकी आंखें इस सियाह चमकते हुए अफरीत पर जमी थी जो अब ज़मीन को छूने वाला था। जैसे ये हेलीकॉप्टर के पहिए मखसूस दायरे में उतरे, उसके ब्लेड्स की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी, मगर उनकी पैदा करदा हवा अब भी इर्द गिर्द के माहौल पर हावी थी। दरवाज़ा एक हमवार म्याने की आवाज़ के साथ खुला और एक चमकदार सियाह अतालवी जूता बाहर निकला। उसके बाद रईस मुकम्मल तौर पर बाहर आया। उसने एक बेदाग सियाह 3-पीस सूट पहन रखा था जिसके बटन खुले थे। तेज़ हवा उसके सूट को छूकर गुजर रही थी, मगर उसके चेहरे या तासुरात पर कोई असर नहीं डाल सकी। उसकी आंखों में एक सर्द और गहरी संजीदगी थी, जैसे वह उस दुनिया के शोर और गुल से मावरा हो। उसके पीछे मुराद आलम उतरा। दोनों के कदम जैसे ही ज़मीन पर पड़े, हेलीकॉप्टर के शोर का असर ख़त्म होने लगा और रईस की मौजूदगी का दबदबा हावी होता चला गया। वो पुरएतमाद नपे तुले कदमों से अरूजा की जानिब बढ़े। उनके कदमों की आहट में एक अजीब सी ठंडी अथॉरिटी थी। बॉस, अरूजा ने आगे बढ़कर कहा। सलाम दुआ की रस्मी कार्रवाई की यहाँ गुंजाइश नहीं थी। माहौल खुद बता रहा था कि मामला संगीन है। रईस ने सिर्फ सर हिलाया। उसकी नज़रें सामने शीशे और स्टील से बने देवहैकल इमारत पर थी। रिपोर्ट। उसका लहजा सपाट था, मगर उसके एक अल्फाज में छुपी ताकत ने अरूजा को मज़ीद संजीदा कर दिया। वो तहखाने में है, अरूजा ने कहा और उनके कदम ऑफिस की इमारत की जानिब उठने लगे। इमारत के करीब पहुंचकर उनका रुख मरकज़ी दरवाजे की बजाय बगली रास्ते से बेसमेंट की जानिब जाने वाली लिफ्ट की तरफ था। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुए। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, बाहर की दुनिया से उनका राब्ता मुंतका हो गया था और एक मस्नूई रोशनी ने उनकी संजीदा चेहरे को रोशन किया। लिफ्ट खामोशी से नीचे की तरफ सरकने लगी। वो बहुत ज़्यादा तरबियत याफ्ता लोग हैं, अरूजा ने बताना शुरू किया। उसकी आवाज़ में तनाव साफ ज़ाहिर था। जिस तरह उन्होंने सिक्योरिटी को चकमा दिया, वो आम चोर नहीं हो सकते। अगर वली सही वक्त पर ना पहुंचता तो शायद मैं आज आपके सामने खड़ी न हो पाती। भूरी रंगत वाली अरूजा ने वली की तारीफ करते हुए एक लम्हे को आंखें मूंद ली। रईस के चेहरे पर गहरी सोच के आसार थे। उसकी भवें हल्की से सिकुड़ गए।
ये कौन सा नया गिरोह था जिसके कारिंदे उसकी सल्तनत के दिल तक पहुंचने की ज़रूरत कर चुके थे, और उनकी हिम्मत इतनी थी कि उसके लोगों को बदतरीन तशद्दुद के बाद भी उन्होंने ज़बान नहीं खोली थी। लिफ्ट ने एक झटके के साथ अपनी मंजिल पर पहुंचने का ऐलान किया। बेसमेंट में पहुंचते ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो सामने एक लंबा मध्यम रोशनी वाला कॉरिडोर था। हवा में ठंडक, नमी, अद्वियात और खून की मिली जुली नागवार बू रची बसी थी। उनके भारी कदमों की चाप राहदारी में गूंज रही थी, जो किसी भी सुनने वाले के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफ़ी थी। कॉरिडोर के आखिर में एक भारी स्लाइडिंग डोर था जिसे गार्ड ने खोला। दरवाजे के खुलने की सनसनाहट के साथ ही वो अंदर दाखिल हुए। सामने का मंजर किसी डरावने ख्वाब का हिस्सा लगता था। कमरे के बीच में दो भारी कुर्सियों से दो आदमी मजबूत आहंगी जंजीर में जकड़े हुए थे। उनके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म जगह जगह से लहूलुहान था। तशद्दुद के निशानात उनके चेहरों और बाजू पर वाज़ेह थे, मगर उनकी आंखों में तकलीफ से ज़्यादा कुछ और था। बारी कदमों की आवाज़ सुनकर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी सूजी हुई आँख खोली। सामने रईस अपने पूरे कद के साथ खड़ा था। उसका साया दीवार पर एक देव की मानिंद पड़ रहा था। उसे देखते ही एक कैदी के लहूलुहान चेहरे पर एक अजीब तंजिया मुस्कुराहट उभरी। रईस औरंगजेब, एक ने थूक निकलते हुए जख्मी लहजे में कहा। उसकी आवाज़ में दर्द था मगर खौफ नहीं। रईस ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी सर्द निगाह उन पर गाड़े रखा। मैं आ गया हूँ, आखिरकार वो बोला। उसका लहजा इतना सपाट और सर्द था जैसे किसी मशीन से निकला हो। दोनों कैदियों के चेहरों पर एक अजीब सी फातिहाना चमक उभरी, जैसे वो उसी लम्हे का इंतजार कर रहे हों। आ गए हो तो कान खोल कर सुन लो। दूसरा कैदी हंसा। उसकी हंसी में खनखनाहट और तकलीफ शामिल थी। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। रईस के चेहरे पर पहली बार कोई तासुर उभरा। ये खौफ या गुस्सा नहीं, बल्कि रौनक भरी मुस्कुराहट थी। अच्छा, जारी रखो। तुम्हारी ये सल्तनत, ये गुरूर, ये ताकत का नशा, सब कुछ बहुत जल्द खाक में मिलने वाला है। पहले कैदी ने नखवत से इत्तला दी। वो आहिस्ता से आगे बढ़ा और अपने घुटनों पर हाथ रखकर उनके बराबर झुका। उसकी आंखें उनकी आंखों में झांक रही थी। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो खुद को मुझसे बड़ा अफरेद समझने की गलती कर बैठे। इस दुनिया में गलतियों की माफ़ी नहीं मिलती। तो तुम्हें लगता है कि तुमसे बड़ा अफरेद कोई है नहीं? एक कैदी हाँफते हुए बोला। उसके मुंह से खून का एक कतरा टपका। रईस सीधा खड़ा हुआ। उसने अपने सूट को ऐसे झाड़ा जैसे उनके करीब आने से उस पर कोई गंदगी लग गई हो। उसके लबों पर वही सर्द मुस्कुराहट लौट आई। तस्दीक करो, उसने इत्मीनान से कहा। मैं वाहिद अफरियत हूँ। उसके आखिरी अल्फाज कमरे की खामोशी में एक फैसले की तरह गूंजे। हाँ, वो इस सल्तनत का वाहिद अफरियत था। एक ऐसा अफरियत जिसे चैलेंज करने का मतलब सिर्फ मौत था। कैदी दोबारा हंस दिया। हर फ़िरौन के लिए एक मूसा होता है रईस औरंगजेब, और तुम्हारा मूसा दहलीज पर दस्तक दे रहा है। रईस ने एक लम्हे के लिए उन्हें देखा, फिर मुराद आलम की तरफ मुड़ा। लेकिन तुम्हारा मूसा कोई नेक इंसान नहीं, बल्कि क़यामत का 5वां घुड़सवार है। तुमसे भी बड़ा फ़िरौन। उनकी लरजती आवाज़ जैसे ऐलान कर रही थी। क़यामत का ऐलान? रईस का चेहरा तासुर से खाली हो गया। मुराद, उसने बगैर किसी जज्बे से कहा, इनकी ज़ुबान खुलवाने के कुछ नए तरीके आजमाओ। मुझे सुबह तक इनके भेजने वाले का नाम चाहिए, जिंदा या मुर्दा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो पलटा और उसी शाहाना अंदाज में बाहर की तरफ कदम बढ़ाया। अरूजा साथ लपकी पीछे। दो हाफती हुई जिंदगियाँ और अपने अंजाम का इंतज़ार करती खामोशी छोड़ गया। अगली सुबह वली वक्त से पहले पहुंच चुका था। कल रात फजर को तंग करने का बुखार अभी तक नहीं उतरा था। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। आज वो पेशवराना अंदाज से हटकर बेगी पैंट पर एक आरामदेह शर्ट पहने हुए था। उसके कत्थे बाल नफासत से सेट थे और यह अंदाज उसकी शख्सियत को मज़ीद दिलकश बना रहा था। उसने हॉर्न बजाया, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गया। उसके बजाय वो गाड़ी से निकला और गेट की तरफ बढ़ा। वो फजर को मज़ीद तंग करने का कोई नया तरीका सोच रहा था। जैसे ही वो गेट के करीब पहुंचा, फजर बाहर निकलती दिखाई दी। आज वो बिल्कुल सादा हुलिये में थी। घुटनों तक आता खुला हल्का जर्द कुर्ता और उसी रंग का ट्राउज़र, बाल आस्तीले से एक रुमाल में बंधे थे। उसने आरामदेह लोफर्स पहने हुए थे। स्कार्फ गर्दन के गिर्द लपेटा हुआ था, जो उसे एक मासूमाना सा रूप दे रहा था।
आज वो बॉस कम और एक स्टूडेंट ज़्यादा लग रही थी। एक लम्हा को वो उसे देख कर ठिठक गया था। क्या कहना था सब भूल गया, वो बस मॉर्निंग ही कह पाया। फजर ने सर हिलाया और गाड़ी में बैठ गई। वली ने गाड़ी स्टार्ट की और वो दोनों खामोशी से आगे बढ़ने लगे। फजर अपने फ़ोन में मसरूफ़ हो गई, जैसे वो दुनिया हो आफियाने से बेखबर हो। वो बार बार उसे चोरी छुपे देखता रहा। उसे फजर का ये सादा हुलिया बहुत पसंद आया था। उसके हर रूप में एक नया शहर था जो वली को अपनी जानिब खींच लेता था। उसके दिल में एक अजीब सी चहल पहल हो रही थी। काफ़ी रास्ता खामोशी से कटा, फिर अचानक फजर ने सर उठाया। गाड़ी रोको। वली ने हैरानी से उसे देखा। कहाँ पर? वहाँ। फजर ने एक बुक शॉप की तरफ इशारा किया। मुझे कुछ नई किताबें लेनी हैं। उसने असवाद में सर हिलाते हुए गाड़ी एक तरफ पार्क की और उसके साथ ही बाहर निकला। अंदर से दुकान काफ़ी बड़ी थी और शेल्फों में लगी किताबों के आसपास किताबी लोग घूम रहे थे। किताबों की खुशबू पूरी माहौल को मुअत्तर कर रखा था। फजर की आंखों में चमक थी। किताबों को देखकर उसे यूँ लगा जैसे वो किसी जन्नती बाग में आ गई हो। वो तेजी से एक शेल्फ की तरफ बढ़ी और किताब उठा कर देखने लगी। उसकी आंखों पर चश्मा जमा हुआ था और वो किसी फ़लसफ़े की तरह संजीदगी से किताबों की अनवानात का मुताला कर रही थी। वली एक जानिब ठहर कर उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट थी। फजर को किताबों में खोता देखकर उसे अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। वो उसके बालों की ढीली सी पोनी नुमा रुमाल को देख रहा था और उनसे निकली लटें जो उसके नाजुक चेहरे पर झूल रही थी। जब वो बोर होने लगा तो वो फजर की जानिब बढ़ा। एक बात बताएं। अंदाज काफ़ी संजीदा था। फजर ने सिर्फ हूँ कहा। ऐसी लड़की जो एक आर्टिस्ट हो, जिसे चश्मा लगा हो और जो फ्रांस काफ्का पढ़ती हो, उससे शादी करने के लिए क्या करना होगा? फजर ने पहले हैरत से उसे देखा, फिर उसे एक घुरी से नवाजा। पहले खुदकुशी करनी होगी, फिर दूसरा जन्म लेना होगा, क्योंकि पहले जन्म में तो नामुमकिन है। वो उसके दबे हुए जवाब पर बेसाख्ता हंस दिया। शुक्र है मुझे पहले जन्म में ही मिल गई, वो उसके जानिब झुकते हुए बोला। सरगोशी नुमा। उसने सरगोशी में दुनिया भर की सरशारी थी, जबकि फजर ने उसे मुकम्मल नज़रअंदाज किया। सारी किताबें एक साथ लेंगी? ढेर सारी किताबें देखकर वो फिर से बोला। बार बार आने का टाइम नहीं मिलता। पहले सोचा था लाइब्रेरी बनाऊंगी, पर अब तो किताब पढ़ने का टाइम भी मुश्किल से ही मिलता है। वो काफ़ी संजीदगी से कह रही थी। वली ने पहले उसे देखा, फिर उसकी किताबों को। बेगम, आप बस किताबें पढ़ें, लाइब्रेरी मैं बनवा दूंगा। वो किस कदर संजीदगी से बोला था, जैसे वो ये काम फ़ौरन करने वाला हो। उसकी तमाम किताबें उठाई और फिर काउंटर की तरफ बढ़ गया था। अलबत्ता उसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कुराहट थी जो उसके दिल के अंदर के एहसासात को जाहिर कर रही थी। जबकि फजर गहरी सांस लेकर रह गई। जैसे ही वो दोनों गाड़ी से उतरकर ऑफिस की मरकजी इमारत की जानिब बढ़े, फजर ने महसूस किया जैसे फिजा में कुछ बदल गया था। हमेशा की तरह चहल पहल तो थी, मगर आज हर चेहरा एक खास तजस्सुस और हैरत से भरा नजर आ रहा था। वो लोग जो आम तौर पर उसे एक संजीदा और बेहद मसरूफ़ मैडम के तौर पर जानते थे, आज उनकी आंखों में कुछ और ही कहानी थी। जैसे ही वो मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, उन्होंने महसूस हुआ जैसे तमाम नज़रें उन पर जम गई हों। लॉबी में खड़े लोग, कॉरिडोर से गुजरते मुलाजमीन और यहाँ तक के इस्तकबालिया पर मौजूद अमला भी उन्हें एक अजीब सी हैरत और तजस्सुस से देख रहा था। सरगोशियाँ हल्की थी लेकिन मौजूद थी। ये कल रात के वाक़े की वजह से था। किसी ने उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी थी, जो रेस्टोरेंट की साइबर सिक्योरिटी फोर्सेस से दरख्वास्त के बाद रिमूव कर दी गई थी, मगर लोग फिर भी देख चुके थे। उसने वली की जानिब देखा। वो मुकम्मल तौर पर पुरएतमाद और बेपरवाह नज़र आ रहा था। उसके चेहरे पर वही पुरसकून संजीदगी थी जो उसका ऑफिस में खासा थी। वो बेनियाज अंदाज में चलता रहा जैसे उसे उन बदलती नज़रों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मगर फजर के दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। वो जानती थी कि ये सब किस वजह से था। रात के वाक़ये की खबर यकीनन जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। वली सिर्फ मैडम का पीए नहीं, ये तो इनका शौहर भी है। सरगोशियाँ जारी थी। उसे महसूस हुआ कि वो सबकी नज़रों में अपने वली के साथ खड़ी फजर थी। एक ऐसी फजर जो न सिर्फ एक आला ओहदे पर फाइज थी, बल्कि अब उसकी ज़ाती ज़िंदगी भी लोगों के लिए एक मौजू बन चुकी थी। जबकि वली हमेशा की तरह पुरसकून अंदाज में फजर के पीछे चलता रहा। जैसे ही उन्होंने जीने चढ़ना शुरू किए, उन्होंने देखा कि उनके फ्लोर पर भी लोग अजीब नज़रों से उन्हें देख रहे थे। उनके ऑफिस के फ्लोर पर खामोशी
कुछ ज़्यादा ही गहरी थी। लोग नजरें झुकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें बार बार उठकर उन्हें देख रही थी। ये सिर्फ एक तजस्सुस नहीं था, बल्कि एक नई किस्म का एहतराम भी था। वली का कल का अमल लोगों के जहनों में गहरा नक्श छोड़ चुका था। फजर अपने केबिन की तरफ बढ़ी और वली उसके पीछे खामोशी से चलता रहा। उनके केबिन में दाखिल होते ही लॉबी में फैली हुई सरगोशियों का शोर भी आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगा था। फजर ने केबिन का दरवाज़ा बंद किया और एक लंबी सांस ली। उसका दिल अभी बेतरतीब धड़क रहा था। वो जानती थी कि ये सिर्फ आज की बात नहीं थी, अब उनके ताल्लुकात की नौयत बदल चुकी थी और ऑफिस में उनकी हैसियत भी उससे मुतासिर होगी। वली ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर दबी हुई मुस्कुराहट थी। लगता है खबर फैल चुकी है, उसने नरम लहजे में कहा, जैसे ये कोई आम बात हो। फजर ने उसे घूर कर देखा। ये कोई मजाक नहीं है, अब हर कोई हमें मुख्तलिफ नज़रों से देखेगा। वली ने उसकी बात काटते हुए पुरसुकून लहजे में कहा, आप अपना कारोबार देखें, नज़रें मैं संभाल लूँगा। उसकी आवाज़ में एक ऐसा पुरएतमाद लहजा था जो फजर को मज़ीद उलझा गया। वो जानता था कि उसने जो कुछ भी किया वह अपनी बीवी के लिए किया था और उसमें उसे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। वो बेग पटकते हुए कुर्सी पर गिरने वाले अंदाज में बैठी। तुमने ये सब जानबूझकर किया? अब वो उसे घूर रही थी जो पुरसुकून था। नहीं, यह लफ्ज़ी जवाब आया। वो यकीन करने की कोशिश करने लगी, लेकिन हैसन आंखों में शक था। खैर, अभी आप चाय पिएं, मैं बिग बी से मिलने जा रहा हूँ। वह अपने दौरे से वापस आ गए हैं और यकीनन इसी सिलसिले में मुझे तलब किया गया है। उसने घड़ी पर नज़र डालते हुए संजीदगी से कहा और फिर एक नज़र फजर को देखा, जो कुछ न बोली, सिर्फ उसे देखती रही। वो दरवाजे की जानिब बढ़ा और फिर रुक गया। पलटकर उसे देखा। दुआ कीजिएगा कि उन्हें मुतमईन कर पाऊँ, वरना आप आज से असल बेवा बनकर घूमेंगी। शट अप, वो टरकी। ओके, टेक केयर। वो मुस्कुराकर बाहर निकल गया, जबकि वो जल तप कर रह गई थी। रईस का दफ्तर इस वक्त किसी किले के मानिंद लग रहा था, जहाँ खामोशी और ताकत एक साथ हुक्मरानी करते नजर आ रही थी। शीशे की ऊंची दीवारों से शहर का वसीय मंजर दिखाई देता था, मगर उस वक्त कमरे में मौजूद 4 अफराद की तवज्जो का मरकज़ वो शहर नहीं था। फिजा में एक अजीब सी कशीदगी थी, इतनी गहरी कि उसे छुआ जा सकता था। रईस अपने मखसूस शाहाना कुर्सी पर बराजमान था और उसके अकब में खड़ी अरूजा के हाथ में पकड़े टेबलेट पर कल रात की वीडियो बेआवाज़ चल रही थी। स्क्रीन पर वो लम्हा बार बार आ रहा था जब वली ने फजर के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में थाम रखा था। ये एक ऐसा मंजर था जिसमें अपनायत भी थी और सरे आम एक ऐलान भी। रईस ने एक तवील गहरी नज़रें वीडियो पर डाली और फिर अपनी निगाहें सामने बैठे वली पर जमा दी। वली के साथ वाली कुर्सी पर मुराद आलम बैठा था। उसके चेहरे पर संजीदगी और तफक्कुर के मिले जुले तासरात थे, लेकिन वली वो हद दर्जा पुरसकून और बेतासुर था। उसके चेहरे पर ना कोई खौफ था, ना पशेमानी। ऐसा लगता था जैसे वह किसी दोस्त से मिलने आया हो, ना कि अपने अफरियत जैसे मामू के सामने एक संगीन वजाहत पेश करने। रईस के सवालिया निगाहें गोया उसके वजूद को चीर कर अंदर झांकना चाहती थी। आखिरकार उसने ही खामोशी तोड़ी। उसकी आवाज़ में वही ठहराव था जो उसकी शख्सियत का खासा था। अब उन्होंने बदतमीज़ी की तो मुझे ये करना पड़ा, उसने निहायत सादगी से कहा। अगर मैं उन्हें सबके सामने अपनी बीवी तस्लीम न करता तो वो औरत कभी अपनी हरकत पर माजरत न करती और जो फजर का दिल दुखा था उसका मदावा न हो पाता। वो इस कदर इत्मीनान से बोल रहा था कि एक लम्हे के लिए रईस को भी हैरत हुई। उसने कुर्सी से टेक लगाई। उसकी उंगलियों ने मेज़ के किनारे को थपथपाना शुरू कर दिया था। उसकी आंखों में सोच के गहरी परछाइयाँ उभर आईं। वो अपने इस जहीन भांजे को जांच रहा था जो हर मुश्किल सूरत हाल को अपने हक में मोड़ने का फन जानता था, और कल रात भी उसने यही कहा था। और उसने तुम्हें इस हरकत पर कुछ नहीं कहा? इस बार रईस की भवें तन गई थी। उसके लहजे में अब भी शक ही के हल्की सी लकीरें थी। वली के लबों पर एक लम्हे की मुस्कुराहट आई और फिर फौरन गायब हो गई। उसने एक अदाकारी से भरपूर आह भरी। इतनी अच्छी नहीं है जो वो मुझे बख्श देंगी। ये देखें उनकी जारियत का सबूत। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसकी पुष्ट पर एक छोटा सा सनी प्लास्टर चिपका हुआ था। उसने एहतियात से प्लास्टर उतारा और फिर नीचे मौजूद जख्म दिखाया। कांटा घुसा दिया है मेरे हाथ में। वो किस कदर मासूमियत और बेचारगी से बोला कि रईस के तने हुए आसाब फौरन ढीले पड़ गए। एक गहरी सांस उसके सीने से खारिज हुई। उसने सिर्फ अस्पात में सर हिलाया, गोया उसने वली की
मंतक और उसके नतीजे को कबूल कर लिया था। अकब में खड़ी अरुजा की नजरें अब भी वली पर जमी थी। पता नहीं क्यों मगर उसके अंदर कुछ खटक रहा था। वली का यूं फजर को सरेआम अपनी बीवी कहना, उसके लिए फिक्रमंद होना, ये सब उसे सिर्फ एक ड्रामे से कहीं ज़्यादा लग रहा था। उसे उस पुरसुकून चेहरे के पीछे छिपे असली महरकात नज़र नहीं आ रहे थे और यही बात उसे बेचैन कर रही थी। कुछ देर मजीद रस्मी गुफ्तगू के बाद वो उठ खड़ा हुआ। मुझे अभी निकलना होगा, आज कुछ ज़रूरी काम है। अब वो मुकम्मल तौर पर रिलैक्स था। वो जानता था कि उसने एक महाद सर कर दिया है। अलबत्ता बादशाह और बेगम के बीच वो वाकई एक घन चक्कर बन चुका था। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकला, अरुजा भी खामोशी से उसके पीछे हो ली। उनके जाते ही दफ्तर की खामोशी मजीद गहरी हुई। मुराद ने कुर्सी पर पहलू बदला और संजीदगी से रईस को देखा। उसकी आंखों में वो सवाल था जो वो वली के सामने नहीं पूछ सकता था। क्या लगता है, वली पर इस कदर अंधा भरोसा करना ठीक रहेगा? रईस ने अपनी कुर्सी घुमाई और शीशे के पार फैले शहर को देखा। उसका चेहरा अब बिल्कुल तासुरात से आरी था। तुम जानते हो मुराद, मैं जब भरोसा करता हूँ तो अंधा भरोसा करता हूँ। वो मुझे जीत चुका है। वह एक लम्हे के लिए रुका। दफ्तर में मुकम्मल सकूत तारी था। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन उसने अपनी बात अधूरी छोड़कर एक लंबा सांस लिया। अगर उसने धोखा दिया तो फिर मेरे पास उसके लिए एक सरप्राइज़ है। उसका चेहरा निहायत सर्द और सपाट था। उसके लहजे में बर्फ़ की सी ठंडक थी जिसने मुराद के अंदर तक कपकपी तारी कर दी थी। उस एक पल मुराद आलम ने दिल की गहराइयों से दुआ की कि वली कभी अपने रईस को धोखा देने की गलती ना करे। वो दोनों एक दूसरे से जिस तरह जुड़ चुके थे, उसके बाद बिछड़ना, याद धोखा देना किसी एक की नहीं बल्कि दोनों की तबाही का बास बनता। और रईस का सरप्राइज यकीनन कोई खुशगवार तोहफा नहीं हो सकता था। रूही के कमरे में सूरज की किरणें पर्दों से छनकर फर्श पर रक्स कर रही थीं और कमरे में एक मध्यम इत्मीनान बख्श रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर लगी मकड़ियों की तस्वीर और किताबों के ढेर इस बात की गवाही दे रहे थे कि ये एक ऐसी लड़की का ठिकाना था जो अपने ख्याली दायरे में खुश रहती थी। हवा में हल्की सी फूलों की खुशबू फैली हुई थी। बिस्तर के करीब रखे ताज़ा गुलाबों की वजह से जो मिस्टर हुसैन कल लाए थे। रूही बिस्तर में बैठी स्केचबुक पर उठी टेढ़ी लाइनें खींच रही थी। कमरे का माहौल पुरसुकून था और फिर जल्द ही ये सुकून टूट गया। कैसी हो रूही बेबी? सफ्तर की गूंजदार चहकती हुई आवाज़ कमरे में गूंजी। वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसके बाल नफासत से सेट थे और उसके चेहरे पर सुबह की ताज़ा मुस्कुराहट थी। वो नक्सक सा ऑफिस जाने के लिए तैयार था। मुझे बेबी मत बुलाएं, उसने तड़क कर कहा, लेकिन स्केचबुक से नजर नहीं उठाई। सफदर के चेहरे पर हैरत का तासुर उभरा। अच्छा, क्यों? उसने पूछा, जैसे उसकी बात समझने से कासिर हो। वो आहिस्ता आहिस्ता बेड की तरफ बढ़ा और उसके सरहाने खड़ा होकर उसका स्केच देखने लगा। रूही ने एक लंबी सांस ली और फिर अपने माथे पर बल डाले। मैं 15 साल की हूँ, बेबी नहीं हूँ, उसने मसनूई खफगी से कहा और अपनी नज़र स्केच पर जमाए रखी। उसके लहजे में एक ऐसी मासूमियत थी कि सफदर हंस पड़ा। उसकी हंसी कमरे में गूंजी जिसमें सुबह की तरावत और शरारत का इम्तिजाज था। चलो ठीक है मिस 15 साला रूही, सफदर ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखा। मैं ऑफिस जा रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। वो मुड़कर वापस पलटने लगा। उसके कदमों में हल्की सी तेजी आ गई थी, जैसे वो वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। पहले ही देर हो चुकी थी। आप और फजर आपी के दरमियान क्या चल रहा है? रूही की आवाज़ ने उसे रोक लिया। उसके लहजे में अचानक संजीदगी आ गई थी जो उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा गहरी लग रही थी। वो अब उसे देख रही थी। सफदर हैरान होकर पलटा। उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे मिट गई। रूही से उसे इस सवाल की तवक्को नहीं थी। उसने अपनी भवें ऊपर की, जैसे वह उस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी रूही ने ये सवाल पूछा था। क्या मतलब? उसके लहजे में हैरत के साथ साथ थोड़ा सा झंझलाहट भी थी। आप उससे नाराज़ हैं या वो आपसे नाराज़ हैं? रूही ने अपना सर थोड़ा सा झुकाया। उसकी सिया मायूस आंखों अब सफदर पर जमी हुई थी। मैंने उन्हें ईमेल भेजी थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो आपकी मंगनी पर नहीं आएंगी। उसकी आवाज़ में एक दबी हुई तशवीश थी, जैसे कोई कीमती चीज़ हाथ से निकल जा रही हो। सफदर वापस आया और रूही के बेड के पांति पर बैठ गया। उसने रूही को गौर से देखा, जैसे वो उसके चेहरे पर जवाब तलाश कर रहा हो। उसके अंदर एक लम्हे के लिए हलचल मचली,
लेकिन उसने उसे दबा दिया। मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ, आज ऑफिस में सबको इनविटेशन देना है, फजर को भी दूंगा, उसने पुरसकून लहजे में कहा। उसे यकीन दिलाना की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज़ में एक गैर इरादी नरमी थी। शायद वो रूही की परेशानी देख रहा कर। वो आएंगी? रूही ने आज से पूछा। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी, जैसे उसे किसी मौजज़े का इंतज़ार हो। आना तो पड़ेगा। सफदर फीका सा हंस दिया। उसके चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट फैली। उसे अंदर से कोई खास आसार नजर नहीं आ रहे थे कि फजर आएगी, लेकिन वो रूही के सामने ये बात जाहिर नहीं करना चाहता था। आप उन्हें बहन मानते हैं ना? प्लीज़ उन्हें धोखा मत दीजिएगा। रूही की अगली बात ने सफदर की पैरों तले ज़मीन खींच ली। उसके चेहरे का रंग फक हो गया था, जैसे किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। वो हैरत से अपनी 15 साल बहन को देख रहा था, जो उससे तकरीबन 11.5 साल छोटी थी। ये उस उम्र की लड़की की बात नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो सफदर को परेशान कर रही थी। मैं ऐसा क्यों करूँगा? उसने उल्टा सवाल किया। उसके लहजे में थोड़ी सी सख्ती आ गई थी। पता नहीं, पर आप बदल गए हैं। रूही ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज़ में एक नाखुशगवार आहट थी। आप अब उनकी बात नहीं करते और आप परेशान रहते हैं। इतने सालों में आपने पहली बार उनसे लड़ाई। तुम्हें यह सब नहीं सोचना चाहिए। सफदर ने उसकी बात काटी। उसके लहजे में अब वाज़ेह झंझलाहट थी। वो उठकर खड़ा हो गया था। ये ऑफिशियल मामला है। पर वो मेरी आइडियल हैं। रूही डटी रही। उसकी आवाज़ में मजबूती थी। वो अपनी बात पर अड़ी रही थी। तुम्हें वही मिली थी आइडियल बनाने के लिए? उस बात पर सफदर चिढ़ गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खफगी थी। आपको भी तो वही मिली थी ना, बिजनेस करने के लिए। रूही के पास हर सवाल का जवाब था। उसके तेज दिमाग सफदर को हैरान कर रही थी। वो रूही से जीत नहीं सकता था और उसे यह बात अच्छी तरह मालूम हो चुकी थी। ओके दादी अम्मा। उसने अपने हाथ रूही के सामने जोड़े। उसके चेहरे पर एक बेबसी से छा गई थी। मैं आज उससे माफ़ी मांग लूँगा। वो मंगनी में ज़रूर आएगी, ठीक है? ये सुनते ही रूही का चेहरा खिल उठा। थोड़ी देर पहले वाली परेशानी दूर जा सोई और उसकी आंखों में वही चमक लौट आई थी जो उसकी उम्र के मुताबिक थी। उसे हंसता देखकर सफदर भी हंस दिया। तुम बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो। उसने सर हिलाकर। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। आखिर फैन किसकी हूँ? रूही की आंखों में चमक ही चमक थी। उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। सुबह के 11 बजे थे और फजर के ऑफिस में एक मुंजिम सी खामोशी थी जो उसके काम में मुकम्मल इन्हमाक को जाहिर कर रही थी। वो अपनी कुर्सी पर बैठी कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें जमाए तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी। उसके माथे पर हल्का सा बल पड़ा हुआ था जो उसकी सोच में गुमशुदगी का इशारा दे रहा था। आज उसे एम्पायर मॉल का दौरा करना था, जहां एक नए स्टोर की ओपनिंग थी। हर चीज़ का जायजा लेना था और ये एक बड़ा चैलेंज था। यकायक दरवाज़ा आहट के साथ खुला और एक शनासा से आवाज़ सुनाई दी। मैं आ जाऊं? फजर ने सर उठाया। उसकी निगाहें दरवाजे पर पड़ी। जहां सफदर खड़ा था वो नक्शा सा तैयार था। उसके बालों में जेल लगा हुआ था और उसने एक साफ सुथरा इस्त्रीशुदा शर्ट पहन रखी थी। उसके हाथ में एक खूबसूरत सी सजी हुई बास्केट थी जिसमें कुछ चॉकलेट्स और तोहफे नजर आ रहे थे। फजर उसे देखकर पहले तो हैरान हुई, फिर एक लम्हे की खामोशी के बाद उसने सर हिलाकर अंदर आने की इजाज़त दी। उसके चेहरे पर कोई खास तासुरात नहीं था, जैसे वो अपनी हैरत को छुपा रही हो। सफदर अंदर आया। उसके कदमों में हल्की सी थकावट और एक दबी हुई बेचैनी थी। उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ फजर की तरफ देखा। कैसी हो डायन? आज वो काफ़ी दिनों बाद पहले जैसा नजर आ रहा था। उसके लहजे में वही पुरानी शरारत और अपनायत थी। फजर की भवें सिकुड़ गई। ये एक ऐसी आदत थी जब वो किसी सूरत हाल पर शशुपंच में होती थी। उसने बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसके होठों पर वो मुश्किल हरकत कर पाए। सफदर ने बास्केट मेज पर रख दी जो अब ज़्यादा वाज़ेह हो चुकी थी। उसमें चॉकलेट्स और दीगर चीज़ों के साथ एक चमकदार इनविटेशन कार्ड भी रखा था जिस पर सफदर की मंगनी की तारीख दर्ज थी, परसों। वो कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। उसकी आंखों फजर के चेहरे पर थी। कैसा चल रहा है काम? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में वही बेतकल्लुफ़ी थी जो कभी उनके रिश्ते की पहचान हुआ करती थी। ठीक है, फजर ने बमुश्किल इतना ही कहा। एक बार जो शख्स उसे रूड हो जाता था उसे दोबारा नॉर्मल देखकर वो कभी नॉर्मल नहीं रह पाती थी। इस बार भी उसके पास कहने को कुछ नहीं था, जैसे उसके सारे अल्फाज किसी गहरी खाई में गिर गए हों। तुमने रूही की ईमेल का जवाब नहीं दिया? उसने अपनी बात का आगाज़ किया। उसके चेहरे पर हल्की सी फिक्रमंदी थी।
वो यहाँ आने को तरस रही है, मगर उसने बात अधूरी छोड़ दी, जैसे वो खुद अल्फाज नहीं ढूंढ पा रहा था। फजर बस उसे देख कर रह गई थी। उसकी निगाहों में एक दबी हुई उदासी थी। वो उसकी बात समझ चुकी थी। तुम आ रही हो ना? सफदर ने बास्केट फजर की जानिब खिसकाई। उसकी आंखों में उम्मीद की एक मध्यम सी किरण चमक रही थी। पता नहीं, फजर ने ठंडे और बेतासुर लहजे में जवाब दिया। उसकी आवाज़ में कोई जज्बा नहीं था। सफदर के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी उम्मीद की किरण बुझ गई थी। वो कुछ देर नजरें बास्केट पर जमाए बैठा रहा। उसकी आंखों में गहरी सोच थी, जैसे वो किसी मुश्किल को हल करने की कोशिश कर रहा हो। फजर ने मजीद कुछ नहीं कहा। उसने अपनी नज़रें दोबारा कंप्यूटर स्क्रीन पर जमा ली। सफदर को अब अपना आप यहाँ इजाफी लग रहा था। वो जानता था फजर के लिए ताल्लुकात एक बार बिगड़ जाएं तो उन्हें संवारना बहुत मुश्किल था। वो उसकी अना और मजबूत असूलों से वाकिफ था। आई एम सॉरी, बिलाखिर वो बोल पड़ा। उसके चेहरे पर नदामत थी। उसकी आवाज़ में एक दबी हुई शर्मिंदगी थी। मैं कुछ ज़्यादा ही रूड हो गया था, कुछ परेशान था और इट्स ओके। फजर ने उसकी बात काट दी। उसके लहजे में बेहिसी थी। उसे सफाइयाँ लेना और देना पसंद नहीं था। बराह रास्त सफदर की आंखों में देखा और उसके चेहरे पर कोई तासुरात नहीं था। सफदर ने उसे देखकर सर हिलाया, जैसे उसने उसकी बात मान ली हो। वो मैंने रेस्टोरेंट वाली वीडियो देखी थी, क्या वो सच है जो तुम्हारे पिए ने कहा? वो अब नॉर्मल अंदाज में पूछ रहा था, जैसे वो उस मौजू पर बात करना चाहता था। इट्स पर्सनल सफदर, वो सपाट लहजे में बोली। उसकी आवाज़ में कोई नरमी नहीं थी। जाकर भी वो सफदर से पहले जैसी नहीं हो सकती थी। सफदर के चेहरे पर एक साया सा लहराया, जैसे कोई कड़वी हकीकत उस पर आया हो चुकी हो। वो अस्बात में सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। एम्पायर मॉल वाली ऑफर कबूल करके तुमने अच्छा किया। वो फीका सा मुस्कुराया। उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी। फिर वो पलट गया। उसके कदम दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। अभी वो दरवाजे के करीब पहुंचा ही था कि फजर की आवाज़ सुनाई दी। मैं नहीं आऊँगी। सफदर के कदम साकित हुए थे। उसका दिल डूब कर उभरा था, जैसे किसी ने उस पर भारी पत्थर रख दिया हो। उसने थूक निकलकर कला तर किया। वक्त एक लम्हे के लिए थम सा गया। फिर पलटकर उसे देखा। फजर अपनी कुर्सी पर बैठी पूरी संजीदगी से उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं था। उन्हें धोखा मत देना सफदर भैया। रोही के अल्फाज उसके समाज से टकराए और उसके जहन में गूंजने लगे। वो कई लम्हे फजर को देखता रहा। उसकी आंखों में एक दुख और बेबसी थी। ये वो लड़की थी जिसे वो पूरे दिल से बहन मानता था, मगर वो आगे कुछ सोच नहीं पाया। फिर वह अस्बात में सर हिलाकर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा हल्की सी आहट के साथ बंद हो गया। सफदर के जाते ही फजर ने अपना रुका हुआ सांस बहाल किया। उसके अंदर कहीं कुछ टूटा था, एक नाजुक शीशा जो बिखर गया था। लेकिन यही हकीकत थी। उसके दिल में एक अजीब सी घुटन थी, एक कड़वाहट जो उसके हलक में अटक गई थी। वो जानती थी कि वह ताल्लुकात ठीक करने में इतनी माहिर होती तो आज अम्मा उसके बेहतरीन दोस्त होती। उसकी ज़िंदगी के तजुर्बात ने उसे सिखाया था कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। कुछ ताल्लुकात ऐसे होते हैं जो एक बार बिगड़ जाएं तो उन्हें संवारना बहुत मुश्किल होता है। सफदर का यहाँ आना, उसकी माफ़ी, उसकी कोशिश, सब कुछ उसे बेमायने लग रहा था, बल्कि उसे अफसोस हो रहा था। वो ये सब नहीं चाहती थी। वो जानती थी वो चाहकर भी ताल्लुकात ठीक नहीं कर पाएगी। वो अपने जज्बात को अल्फाज में बयान नहीं कर सकती थी, लेकिन उसका दिल भारी था। जो उसे हर्ट करता था वो उसे हर्ट करती थी, मगर वो सफदर को हर्ट नहीं करना चाहती थी। वो उसे अब सिर्फ बिजनेस पार्टनर लगता था और ये ताल्लुकात वो अच्छे से निभा सकती थी। मगर पिछले महीनों में जो कुछ हुआ था, सफदर ने उसके और फलक के प्रपोजल को जिस तरह ठुकराया था और फिर जैसे उसने बाद में रवैया रखा था, वो सब बदला नहीं जा सकता था। जब वो सब बदल नहीं सकता था, फिर उसका दिल कैसे बदल जाता? फलक अपने घर के लॉन्च में थी। उसके घुंघराले शहद रंग बाल शानों पर बिखरे थे और चंद लटें चेहरे पर आ रही थी। वो एक आरामदेह कमीज और पजामे में थी। गले में दुपट्टा बेपरवाही से डाला हुआ था। गोद में रखे लैपटॉप पर वो अपने तख्लीक प्रोजेक्ट में गुम थी। स्क्रीन पर कहानियाँ और किरदार रक्स कर रहे थे। उसके जहन की गहराइयों से निकलकर अल्फाज का रूप धार रहे थे। उसके सामने मेज पर एक खूबसूरत फेरी टेल कप रखा था, जिसके सतह पर एक नाजुक सा फूल चमक रहा था। साथ ही कुछ कटे हुए सेब के कतले भी रखे थे। वो इतनी महू थी कि अपने इर्द गिर्द से बिल्कुल बेखबर थी। उसके कलम की हर जंबिश किरदारों की तकदीर
लिख रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो तख्लीकी जुनून की आईनेदार थी। जब वो अपने काम के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर थी, जीने से फखर की कदमों की आवाज़ उभरी। उसने फलक को देखा जो अपने ही खोल में गुम थी, और उसके अंदर का बड़ा भाई जाग उठा। उसे तंग करने की हिस्स उस पर गालिब आ चुकी थी। क्या कर रही हो झाड़ियों की दुकान? वो उसके घुंघराले बालों पर मोहब्बत भरी चोट करते हुए बड़बड़ाया। मेज पर रखी प्लेट से सेब का एक टुकड़ा उठाया और मुंह में डालते हुए साथ वाले सोफे पर आराम से बैठ गया। प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, उसने स्क्रीन से सर उठाए बगैर जवाब दिया। उसकी आवाज़ में हल्की सी बेजारी थी। अपनी ज़िंदगी तुम्हारे दुखों से भरी पड़ी है और तुम लोगों के दुख लिख रही हो, उसने तंज किया। किताबें पढ़ने वालों का दुख हम लिखने वालों से कई ज़्यादा होता है, उसने गहरी सांस लेते हुए बताया। उसकी नज़रें अब भी स्क्रीन पर गड़ी थी, जहाँ एक किरदार अपने ख्वाबों की तकमील की जानिब बढ़ रहा था। तभी फख्र की नज़र मेज़ पर पड़े एक चमकते हुए कार्ड पर पड़ी। उसने बेइख्तियार उसे उठाया। ये सफदर की मंगनी का कार्ड था। पल भर को वो ठिठका। उसकी आंखों में सोच की परछाइयाँ उभरी। ये कहाँ से आया? उसने कदरे धीमी आवाज़ में पूछा। चेहरे पर तफक्कुर के आसार नुमाया थे। ऑफिस से मिला है, उसने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। अब भी स्क्रीन से निगाहें नहीं हटाई थी। फखर चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर कार्ड को। तुम जाओगी? इस बार उसके लहजे में धीमापन था। एक सवाल था जो शायद वो खुद से भी कर रहा था। उस बार फलक ने सर उठाया। उसकी नज़रें फख्र पर जमी थी। तुम जाने दोगे? उसकी नज़रों में एक पुरानी तलखी थी। वो उसे जताने की कोशिश कर रही थी कि उसे बमुश्किल ही कहीं जाने की इजाज़त मिलती थी। फखर ने गहरी सांस ली। उसे फलक की बात समझ आ रही थी। हाँ, अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। उसका ये जवाब फलक के लिए हैरान का झटका था। फखर इतनी आसानी से मान जाएगा, उसे यकीन न आया। नहीं, रहने दें, क्या पता वहाँ मैं किसी को पसंद आ जाऊँ, कुछ ऐसा वैसा हो जाए और आलमगीर खानदान रुस्वा हो जाए। उसने गहरी चोट की। उसके लहजे में तंज और गुस्से का इम्तिजाज था। फखर बिलबिलाया। उसका चेहरा सुर्ख हो गया, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं कहा। वो दोबारा अपने काम की तरफ मतवज्जो हो चुकी थी। ऐसी कोई बात नहीं है, उसने बमुश्किल अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा। ऐसी ही बात है, सालों पहले फुप्पो को बेदखल कर दिया गया था। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। मैं नहीं चाहती मेरा हाल भी वही हो। उसके लहजे में अब तलखी थी। फखर के तासुरात बिगड़ गए थे। फुप्पो का यहाँ क्या जिक्र? जिनसे तुम कभी मिली नहीं, जिन्हें कभी देखा नहीं है, वो तुम्हें इतनी अजीज क्यों हैं? वो उस पर तड़प कर उठा था। पूरा बचपन और लड़कपन मैंने दादी अम्मा से सिर्फ उनकी बातें सुनते गुजारा है। वो उनके लिए जैसे तड़पती थी, रोती थी, वो सिर्फ मैं देखा है। इसलिए मुझे वो उन्हीं की तरह अजीज़ हैं। वो उन्हें देखने की चाह के लिए मर गई, लेकिन किसी मर्द को उन पर तरस न आया। उसने अपनी बात वाज़ेह की। लहजे में हद दर्जा कड़वाहट थी। फखर ने चंद लम्हे उसे देखा और फिर उठ खड़ा हुआ। मैं बशारत भाई, अब्बा जी और दादी जैसा नहीं हूँ। तुम्हें जाना हो तो बता देना, मैं छोड़ आऊँगा। वो इतला देते हुए बाहर की जानिब बढ़ा। मेरी पार्टनर नहीं जा रही तो मैं भी नहीं जाऊँगी। फलक की आवाज़ दरवाजे तक उसका पीछा किया। उसके जाने के बाद वो फिर से काम की तरफ मुतवज्जो हो गई, मगर उसका ज़हन भटक चुका था। फखर के अल्फाज और फुप्पो का जिक्र उसके ख्यालात पर छा गया था। वो आजकल तरन्नुम बेगम को वापस लाने का सोच रही थी। आखिर किस तरह उन आलमगीर खानदान में वापस लाया जाए? अभी तक उसने किसी से भी इनका जिक्र नहीं किया था। वो सही मौके का तलाश में थी, जो पता नहीं उसे मिलता भी या नहीं। रात की स्याही गहरी हो चुकी थी और लाहौर की जगमगाती रोशनियां आसमान पर बिखरे तारों का मुकाबला कर रही थी। एम्पायर मॉल का वसीओ अरीस अहाता भी रात के इस पर नूर रौनक में डूबा हुआ था। फजर अपनी मखसूस चाल और पुरएतमाद अंदाज में आगे बढ़ रही थी। उसके दाएं जानिब रईस था, जिसके चेहरे पर एक पुरइसरारियत सी थी और आंखें चमक रही थी, और बाएं जानिब उसका वली खामोशी से उसके कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। लोग बेइख्तियार उन्हें देखकर ठिठक जाते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई कदीम शाही जुलूस गुजर रहा हो, जहाँ एक मलका और उसके दो बाएतमाद मुहाफिज महू सफ़र हों। उनके पीछे कुछ फासले पर अरूजा सिक्योरिटी का जिम्मेदारियां संभाले हुए थी, जबकि वली की जानिब मुराद था। वो स्टोर देखने आई थी। मॉल के मरकजी हिस्से में चंद स्टोर्स खाली पड़े थे जो अपनी नई शनाख्त के मुंतज़िर थे। उनमें से एक स्टोर ऐसा था जिसमें अभी तक टाइल्स भी नहीं लगी थी। कच्ची ज़मीन और दीवारें थीं, मगर उसकी लोकेशन ऐसी थी कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। फजर की नज़रें उसी
स्टोर पर जमी थी। उसे उसकी लोकेशन बेहद पसंद आई थी और वो उसे ही मनार के लिए मुंतखब करना चाहती थी। वो स्टोर के दरवाजे पर रुक गई। उसकी निगाहें अंदर के खाली ढांचे पर मरकूज थी। इस जगह को तैयार होने में कितना वक्त लगेगा? फजल ने रईस की तरफ रुख करते हुए पूछा। उसकी आवाज़ में एक धीमा लेकिन फैसला कुन लहजा था। रईस ने एक लम्हे के लिए स्टोर का जायजा लिया। उसके होठों पर एक मायने खेज मुस्कुराहट उभरी। तुम्हारी मर्जी की तकमील के लिए तो वक्त खुद ब खुद अपनी रफ्तार बदल देता है, मगर हकीकत में उसने एक गहरा सांस लिया। टाइल से लेकर दाखिली सजावट तक इसमें कम से कम 3 माह लगेंगे और जाहिर है मनार के मेयार को बरकरार रखने के लिए हम कोई समझौता तो करेंगे नहीं। फजल की भवें तन गई। 3 माह? उसने सवालिया नजरों से रईस को देखा, जो अपनी शख्सियत के साथ पूरे माहौल पे छाया हुआ था। जाने लोग उसे कैसे नजरअंदाज करते थे। ये तो बहुत ज़्यादा है। मुझे ये स्टोर 1 माह के अंदर मुकम्मल और फाल हालत में चाहिए। मैं इतना वक्त एक प्रोजेक्ट के पीछे ज़ाया नहीं कर सकती। उसने अपनी परेशानी बयान की। रईस के होठों पर फैली मुस्कुराहट गहरी हुई। 1 माह? तुम हमेशा नामुमकिन की तलबगार रहती हो। ये एक कच्चा ढांचा है, इसे एक मुकम्मल और शानदार स्टोर में बदलना है। वक्त तो लगेगा, वो उसे इत्मीनान से बोला। वो उसे स्टोर दिखाने खुद आया था। उससे बड़ी बात हो सकती थी भला? मैं जानती हूँ, और यही तो चैलेंज है। उसने बेनियाजी से कंधे उचकाए। ये आपके मॉल में सबसे कीमती जगह है और मुझे मालूम है कि आपके पास बेहतरीन टीम मौजूद है। अगर आप चाहें तो 2 हफ्ते में भी ये मुकम्मल है। उसकी आवाज़ में एक खास किस्म का लहजा था जो रईस अच्छी तरह मालूम था उसके लिए नामुमकिन क्या था। तो गोया तुम ये चाहती हो कि मैं अपनी तमाम मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत को सिर्फ एक स्टोर की तकमील पर लगा दूँ? ये मेरा पूरा निज़ाम तरहम बरहम कर देगा। जताती नज़र उस जर्द लिबास वाली लड़की पर डाली जिसका चेहरा शफाफ था। उसके बालों में बंधा वो रुमाल किस कदर अच्छा लग रहा था। वो उस रुमाल को देखे गया। आप तो वैसे भी निज़ाम को धर्म बरहम करने में माहिर हैं। अगर ये स्टोर वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ तो डार्क स्टार की आमद की खुफिया खबरें शहर में फैल सकती हैं। उसने धीमी आवाज़ में सरगोशी की, लेकिन उसकी बात में एक वाज़ेह धमकी थी। उसकी इस जहरीली और बेवक्त मासूम धमकी पर वो बेसाख्ता हंस दिया। आंखों में अजीब सी चमक उभरी। ठीक है, उसने सिर हिलाया। 1 माह में मैं अपनी बेहतरीन टीम लगा दूंगा। दिन रात काम होगा, लेकिन अगर कोई भी मसला पेश आया तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैं तैयार हूँ, फजल ने मुख्तसर जवाब दिया। उसकी नज़र दोबारा स्टोर के खाली हिस्से पर जम गई। मुझे यहाँ एक ऐसी फ़िज़ा चाहिए जहाँ कदम रखते ही हर लड़की को ये एहसास हो कि उसके ख्वाबों को पर लग गए हैं। ये सिर्फ एक स्टोर नहीं होगा, ये एक नई पहचान का मरकज़ होगा। रईस ने उसकी बात गौर से सुनी। लेकिन याद रखना, ये मुआहदा सिर्फ कारोबार का नहीं, एक ताकतवर शख्सियत का भी है। मुझे मालूम है। उसने रईस की आंखों में देखा। ताकत का मुकाबला ताकत से ही होता है। बाहर वली और मुराद थोड़े फासले पर खड़े आपस में बातें कर रहे थे, जबकि अरूजा सिक्योरिटी ऑफिस का चक्कर लगाने गई थी। जैसे ही फजर और रईस स्टोर से बाहर निकले, मुराद के मैदे में दर्द की एक शदीद लहर उठी। यह दर्द उसके लिए नया नहीं था। जब भी फजर उसके आसपास होती, उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और चिड़चिड़ाहट जाग उठती थी। वो फौरन फजर की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। मकड़ी, मैंने तुम्हें रात ख्वाब में देखा, उसने ड्रामाई अंदाज में कहा। आवाज़ में शरारती चमक थी। तुम जहन्नम के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी और तुम्हारे बालों में आग लगी हुई थी, बिल्कुल टॉर्च की तरह। वो हंसा, एक ऐसी हंसी जो पत्थर को भी पिघला देती, खौफनाक हंसी। फजल ने एक लम्हे को अपनी आंखें तंग की, जैसे मुराद की बात उसके दिमाग में तेज़ रफ्तार से प्रोसेस हो रही हो। फिर उसके होठों पर भी एक शैतानी मुस्कुराहट फैली। ओ, वाकई कमाल है, उसने अपने मखसूस धीमे और पुरएतमाद लहजे में कहा, जिसमें जहर में डूबी मिठास थी। मैंने भी आपको ख्वाब में देखा था। आप और आपके प्यारे डार्क लॉर्ड, रईस की तरफ हल्का सा इशारा करते हुए, इसी जहन्नुम में शोलों की आगोश में ऐसे जल भून रहे थे कि आपको देखकर बारबेक्यू भी शर्मा जाए। आपके सर पर सेब की टोकरी थी और आप कबाब बनने के आखिरी स्टेज पर थे। मुराद की हंसी जैसे किसी ने बटन दबाकर बंद कर दी थी। वो हैरत से फजर को देखने लगा, जिसने उसके साथ साथ रईस को भी नहीं बख्शा था। रईस ने हैरत से उसे देखा, जैसे पूछ रहा हो, आखिर मैंने क्या किया? फिर ताजुब से सर हिलाया। वो दोनों नहीं सुधर सकते थे, जबकि वली बेसाख्ता हंस दिया। उससे पहले कि मुराद कोई जवाब देता, वो फिर से गोया हुई। और सबसे दिलचस्प बात ये थी
कि इस जहन्नम का सारा ईंधन आपकी फजूल लतीफ़ों से बना था और जो आग लगी थी वो आपके जलने की बू की वजह से मजीद भड़क रही थी। मुराद को लगा जैसे किसी ने उस पर ठंडे पानी की बाल्टी उलट दी हो। देखो तुम, उसने कहने को उंगली उठाई। यकीनन आज फिर से मैं ऐसा कुछ देखूंगी और कल आकर बताऊंगी कि आगे क्या हुआ। मुराद ने 100 बार खुद पर लानत भेजी। आखिर पंगा लिया ही क्यों? चले रईस साहब, बहुत हो गई जहन्नम की बातें, अब मुझे आपकी इस जन्नत से बाहर निकलना है। रईस ने अपनी दबी मुस्कुराहट को आखिरकार एक गहरे सांस से दबाते हुए कहा, जी मोहतरमा, पहले आप। उसने हाथ से आगे इशारा किया और वह अपना चश्मा आंखों पर जमाते आगे बढ़ गई। वही मकरूराना चाल। मुराद अभी भी वहीं खड़ा था। उसने हैरत से वली को देखा। उसका चेहरा अभी तक टमाटर की तरह सुर्ख था। कैसे झेलते हो इसे? उसके लहजे में हल्की सी हैरानी थी और शिकस्त भी। वो अपने जहन में जुमले बना रहा था कि अगला हमला उस पर क्या करना था। वली ने अपने दोनों हाथों की तरफ देखा और फिर कंधे उचकाए, कभी कांच लगवाकर तो कभी कांटा घुसवाकर। हाँ, बस यूं ही गुजर रही थी। रात की स्याही गहरी हो चुकी थी और शहर रोशनियां फलक के कमरे की खिड़की से अंदर झांक रही थी। लैपटॉप बंद था और वो सोने की तैयारी कर रही थी। उसने अपने घुंघराले शहद रंग के बालों को ढीली चोटी में बांध लिया और फिर अब अपने बेड के किनारे पर बैठकर कंफर्टर को दुरुस्त कर रही थी। दिन भर के काम की थकन और फख्र के साथ होने वाली तल्ख गुफ्तगू ने उसे निढाल कर दिया था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और फिर दरवाजे खुलने की आवाज़ आई। फ़ाखरा मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। उसने चेहरे पर हमेशा की तरह नरमी थी। अभी तक जाग रही हो? उसने धीमी आवाज़ में पूछा और बेड की पाती पर बैठ गई। बस सोने की ही तैयारी कर रही थी। आज काम ज़्यादा था। ये प्रोजेक्ट मुश्किल है, ज़्यादा मेहनत लगती है और ज़्यादा ताकत भी। फ़ाखरा ने सर हिलाया। मैं जानती हूँ तुम अपनी कहानियों में बहुत जान डालती हो, मगर अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। इतनी रात गए तक जागती रहती हो। बस जब तकलीकी जुनून सवार होता है तो फिर नींद का ख्याल नहीं रहता। उसने लिहाफ को मजीद सीधा करते हुए कहा। उसकी नज़रें अब भी फ़ाखरा पर थी, जैसे वो जानना चाह रही हो कि फ़ाखरा के आने का असल मकसद क्या था। एक लम्हे की खामोशी छा गई जिसमें फ़ाखरा ने कदरे हिचकिचाहट महसूस की। फिर उसने गहरा सांस लिया, जैसे कोई अहम बात कहने की तैयारी कर रही हो। फलक, वो मैं तुमसे कहना चाह रही थी कि तुम इस मंगनी पर ज़रूर जाओ। फ़ाखरा ने आखिरकार मुद्दा बयान किया। उसकी आवाज़ में एक ख़ास किस्म की संजीदगी थी। ये सुनते ही फलक पर जैसे हैरत का एक शदीद सदमा लगा। उसके हाथ में पकड़ा कंफर्टर साकित हो गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। सफदर की मंगनी, और उसे वहाँ जाने का कहा जा रहा है, वो भी फ़खर की तरफ से। खैरियत तो है? उसने बमुश्किल अपने आप को संभालते हुए कहा। उसका लहजा अब सीधा और सवालिया था। आज तुमने और फ़खर ने क्या खाया है? ये कैसी बातें कर रही हो? उसने कंफर्टर दुरुस्त करते हुए खुद को बेड पर संभाला और फिर पूरी तरह से चौकस थी। फ़ाखरा ने फलक के चेहरे पर उभरते तासुरात को महसूस किया और उसके लहजे में मज़ीद संजीदगी आ गई। मेरी बात गौर से सुनो फलक, फ़खर चाहता है कि तुम इस तकरीब में लाजमी जाओ। उसने एक लम्हे को तवक्कुफ़ किया। इस तकरीब का ऑर्गेनाइज़र रज़ब रज़ा है। वो चाहता है तुम उससे एक बार मिल लो। रज़ब रज़ा, ये नाम फलक को कानों में गूंजा तो जैसे उस पर घर की छत गिर गई थी। उसका हलक खुश्क हो गया था। उसे अब समझ आया था कि फ़खर क्यों बार बार उससे सफदर की मंगनी पर जाने के बारे में पूछ रहा था। उसका मतलब था कि फ़खर रजब से राब्ते में था। रजब की एक छोटी सी इवेंट ऑर्गेनाइज़र कंपनी थी, लेकिन काम के लिहाज से अच्छी थी। फलक के दिल को एक अजीब सी होप उठी। उसकी आंखों के सामने रईस का चेहरा लहराया। उसके जहन आंखों पर पुरअसरार मुस्कुराहट, दिल में दर्द की एक लहर उठी, मगर उसने पलके झपक कर नमी को अंदर धकेला। रजब से रिश्ता पक्का तो कर दिया था, मगर अब तक बाकायदा मंगनी की रस्म नहीं हुई थी। उसका मतलब था कि उसे अब भी एक मौका मिल सकता था, या शायद ये आखिरी मौका। खैरियत है? फलक ने अपने लहजे में सख्ती लाने की कोशिश की, जो नाकाम रही। हमारे घर के मर्द इतने खुले दिल बल्कि इतने बेगैरत कब से हो गए कि वो मुझे इस शख्स को देखने की इजाज़त दें जिससे मुझे नथी किया गया है। उसका हलक कड़वा हो रहा था और उसके अंदर एक बगावत जाग रही थी। फ़ाखरा ने उसकी तल्खी को महसूस किया और गहरी सांस ली।
फखर को तुम्हारा एहसास है, वो चाहता है कि तुम दोनों एक बार मिल लो ताकि तुम्हें मजीद कोई शिकायत ना रहे। ये तुम्हारा मुस्तकबिल है फलक। फखर इसलिए परेशान है कि तुम दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा तक नहीं। अभी तो मेरा जाने का कोई इरादा नहीं, उसने बात ख़त्म करने के अंदाज में कहा। उसके तकिया दुरुस्त किया और लेट गई। कंफर्टर को अपनी गर्दन तक खींच लिया जैसे दुनिया से अपना ताल्लुक काट रही हो। फाकरा ने उसे तासुब से देखा। वो जानती थी कि उसकी आंखें रईस के अलावा किसी और को देखना नहीं चाहती, और यही हकीकत फखर के लिए भी एक परेशानी का बाज थी। फाकरा को उसकी अंदरूनी कश्मकश साफ नजर आ रही थी। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते फलक, मिल रहा है तो हाथ से जाने मत दो। मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। फलक ने अपनी आंखों पर बाजू रख लिया जैसे कोई बात मजीद सुनना ही नहीं चाहती होती। फाकरा उठ खड़ी हुई। उसने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा, फिर धीमी आवाज़ में कहा, ठीक है तुम आराम करो। वह दरवाजे की जानिब बढ़ गई। बत्ती बुझा दें, उसने बाजू हटाते हुए बगैर कहा तो फाकरा ने लाइट ऑफ की और कमरे की बाहर चली गई, जबकि पीछे फलक अपने घायल वजूद के साथ लेटी रह गई थी। उसकी जहन में रजब रजा का नाम और रईस का चेहरा मुसलसल घूम रहा था। एक गैर यकीनी मुस्तकबिल उसका मुंतज़िर था। वो नहीं जानती थी आगे क्या होने वाला था, और सो तो अब नहीं सकती थी। नींद को से दूर भाग चुकी थी। वो अपना थका टूटा जिस्म और जहन लिए यूं ही लेटी रही। मॉल से स्टोर देखने के बाद फजर रात गए। घर वापस लौटी। वली उसे घर छोड़कर खुद वापस पलट गया था। आज दिन भर उसने वली को ज़्यादा नहीं देखा था, मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, घर की फिजा देखकर हैरान रह गई थी। अंदर हजारों किताबों के ढेर लगे थे। 2-3 कम उम्र लड़के काम कर रहे थे। गेस्ट रूम के साथ वाला कमरा जहाँ दिन भर खटपिट की आवाज़ें आती रही थी, अब तैयार लग रहा था। वो सब कुछ हैरत से देख रही थी जब बानो की नज़र उस पर पड़ी और वो लपक कर उसकी जानिब आई। फजो बाजी, ये देखें वली भैया कितनी किताबें लाए हैं। वो कह रहे थे कि आपके लिए लाइब्रेरी बनवानी है, वही बन रही है। बानो पुरजोश अंदाज में बताया, जबकि फजर अभी तक हैरान थी। वली ने कहा था वो लाइब्रेरी बनवा देगा, और उसने वाकई ये कर दिखाया था। इसलिए तो वो आज दिन भर तकरीबन गायब रहा था, लेकिन उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे जीनों की जानिब बढ़ गई। नीचे काम यूं ही जारी रहा। फ्रेश होकर जब वो नीचे आई तो उसका चेहरा सपाट था। समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करें। बिल्कुल खामोशी से खाना खाया और फिर वहीं लाउंज में बैठी रही। उसका जहन खाली था। मज़ीद 2 घंटे की मेहनत के बाद लाइब्रेरी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी थी। काम करने वाले लड़कों ने उसे बताया कि काम पूरा हो गया है और अगर वो कोई तब्दीली चाहती है तो वो कर देंगे। फजर ने सिर्फ गर्दन हिलाई और वो इजाज़त लेकर चले गए। वो उठकर लाइब्रेरी की जानिब बढ़ी। अंदर दाखिल होते ही उसे लगा जैसे दुनिया बदल गई हो। ये महज एक कमरा नहीं था, ये एक ख्वाब था जो हकीकत का रूप धार चुका था। कमरे की दीवारों पर गहरे चॉकलेटी रंग के लकड़ी के शेल्फ नस्ब थे जो फर्श से छत तक फैले हुए थे। उन शेल्फों में हज़ारों किताबें निहायत सलीके से तरतीब दी गई थी, कुछ रंगों के हिसाब से, कुछ मौज़ूआत के हिसाब से और कुछ मुसन्निफ़ीन के हर्फ तहज़ी के एतबार से। किताबों की महक ने पूरे कमरे को अपने लपेट में ले रखा था। एक ऐसी खुशबू जो फजर के लिए दुनिया की सबसे दिलकश खुशबू थी। कमरे के दरमियान में एक नरम और गदाज गहरे नीले रंग का बड़ा सा सोफा रखा था, जिसके साथ एक छोटी सी कॉफ़ी टेबल और एक लंबा पतला लैंप था जो हल्की जर्द रोशनी बिखेर रहा था। कोने में एक खूबसूरत लकड़ी की बनी रीडिंग चेयर थी जिस पर एक गर्म कंबल रखा था जिसे किसी ने अभी अभी वहां बैठकर पढ़ा हो। खिड़की के पास एक छोटी सी मेज़ और कुर्सी रखी थी। पूरी लाइब्रेरी में एक अजीब सी पुरसुकून और अलमी फिजा छाई हुई थी। ये हर लिहाज से फजर के शख्सियत का अक्स थी। कई लम्हे वो सीने पर हाथ बांधे लाइब्रेरी को देखती रही। उसकी आंखों की जलन अचानक बढ़ गई। फिर उसने सोफे पर एक जानिब गिरते ही वली का नंबर मिलाया। स्क्रीन पर अभी भी बहरूपिया आदमी चमक रहा था। पहले ही बेल पर फोन उठा लिया गया। कहिए कैसा लग रहा है सरप्राइज? वली की आवाज़ में मुसर्रत साफ झलक रही थी। ये क्या क्या है तुमने? उसकी आवाज़ में हैरत, शुक्रगुजारी और हल्का सा गुस्सा भी शामिल था। क्यों किया? किससे पूछकर किया? तुम्हें पसंद नहीं आई क्या? उसका लहजा अब फिक्रिया था। पसंद? फजर ने अपनी जहरीली हंसी जब्त की। ये सब करके साबित क्या करना चाहते हो? तुम्हें लगता है मैं तुमसे यूं मुतासिर हो जाऊंगी? लहजा तंजिया था। इसलिए बनवाई है कि ये तुम्हारा ख्वाब है और मैं तुम्हारा वली हूँ। तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है।
मेरे ख्वाबों की फहरिस्त बहुत लंबी है, तुम खुद को भी बेच दोगे तो पूरी ना कर पाओगे। तमस्कर उड़ाता अंदाज था। वो चलने में चुप रहा। फिर उसने की नरमी सी आवाज़ उभरी, बेगम आप ख्वाब देखें, पूरे करने की कोशिश मैं करूँगा। उसकी आवाज़ में संजीदगी थी। वो कई लम्हे कुछ बोल नहीं पाई। ये आदमी वाकई अपने कहे पर अमल करता था। तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कई लम्हों बाद उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो अब आंखें मसल रही थी, अलबत्ता आवाज़ में पहले जैसी तलखी नहीं रही थी। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? उसका उल्टा सवाल उभरा। पैसे कहाँ से आए तुम इतने? फजल ने उसका सवाल नज़रअंदाज किया। दूसरी जानिब खामोशी छा गई। अमीर बाप से लिए हैं या अमीर कबीर मामू से? वो चाह कर भी नरम रवैया नहीं रख पा रही थी। तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुझे उनके पैसों की ज़रूरत नहीं है। वो भी खफा हुआ। अच्छा तो फिर? एक रिकॉर्डिंग फ़रोख्त की है अपनी। ये वही रिकॉर्डिंग थी जिसके लिए जॉर्ज और नील आपस में लड़ते रहे थे। वो उसे बेचना नहीं चाह रहा था, मगर उसके लिए कुछ भी। फजल ने गहरा सांस ली। अल्फाज दम तोड़ गए। वो चंद लम्हे लैंप से निकलती जर्द रोशनी को घूरती रही। मेरे लिए ये सब मत करो। वो काफ़ी देर बाद गोया हुई। लहजे में हल्का सा एहतजाज था। ये मेरा हक है, आप मुझे रोक नहीं सकती। वो उसी संजीदगी से बोला। खैर रात काफ़ी हो गई है, आप आराम करें। शब्बा खैर। उसने बिना कुछ सुने फ़ोन बंद कर दिया। फजल ने एक नज़र फ़ोन की स्क्रीन को देखा और फिर उठ खड़ी हुई। लाइब्रेरी की बत्ती बुझाती वो बाहर निकल गई। रात का गहरा सकूत कमरे की दीवारों में मकीद था। बाहर हवा का शोर जैसे कोई आसे बैन कर रहा हो। रईस अपने वसीओ अरीस कमरे में कदामद आईने के सामने खड़ा था। उसके बरहम जिस्म पर कुमकुमों की मध्यम रोशनी पड़ रही थी। आराम दे ट्राउज़र में मलबूस उसके गीले बाल माथे पर गर्दन पर बिखरे हुए थे, जिनसे पानी की कतरे आहिस्ता आहिस्ता फिसलकर उसके चौड़े शानों पर गिर रहे थे। कमरा पर तेज था, हर शय करीने से सजी थी, मगर उस वक्त उस आराइश ज़बाइश की कोई अहमियत नहीं थी। आईने में नजर आने वाला अक्स किसी जंग से लौटे हुए सिपाही का था। एक ऐसा सिपाही जिसने जंग तो जीत ली थी, मगर अपनी रूह हार आया था। उसका सीना और पीठ किसी नक्शे की तरह था, एक ऐसा नक्शा जो अज़ियत, बर्बरियत और बका की दास्तान सुनाता था। अनगिनत जख्मों के निशान, कुछ गहरे और भद्दे, कुछ हल्के और मध्यम, उसकी जिल्द पर खुदे हुए थे। ये महज निशान नहीं थे, ये उसके माजी के वो सियाबाब थे जिन्हें वो हर रोज़ जीता था, हर रोज़ मरता था। एक खास निशान जो उसकी बाएं पसली से शुरू होकर नाफ से करीब ख़त्म होता था, आज भी कभी कभार दर्द की एक टीस बनकर उभरता था, जैसे कोई पुराना जख्म ताज़ा होने की जिद कर रहा हो। उसकी पीठ उस निशानों से भरी हुई थी। आईने में अपने अक्स को घूरते हुए उसकी आंखों में एक सर्द और बेरहम चमक उभरी। माजी किसी तेज़धार खंजर की तरह उसकी तस्वीर के पर्दे पर लहराया। वक्त पीछे की जानिब तेजी से भागा। एक बोसीदा तारीख गोदाम की मुताफिक हवा में लोहे और खून की मिली जुली बू रची थी। 17 साला रईस की आंखें खौफ और बेबसी से फैली हुई थी। उसका कमज़ोर जिस्म धूल और खून में लथपथ फर्श पर पड़ा था। उसके कपड़े तार तार थे और उसका जिस्म असियत से काँप रहा था। चंद के उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। वो बेहिस दरिंदा सिफ्त मर्द उसके गिर्द खड़े थे। उनकी आंखों में हैवानी हवस और फतेह का नशा था। आज हम तुम्हारी अकड़ निकाल देंगे, एक करक आवाज़ गूंजी। ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर सर उठाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हें अपने औरंगजेब होने पर शर्मिंदगी होगी। एक लम्हे के लिए उसने भागने की कोशिश की, अपनी तमाम तर कुव्वत मुतज़्ज़मा करके उठना चाहा, मगर एक भारी बूट उसके कमर पर पड़ा और वो करहा कर रह गया था। दर्द की एक शदीद लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई थी। वो चीखा चिल्लाया, मगर उसकी आवाज़ गोदाम की ऊंची छत से टकरा कर दम तोड़ गई थी। उन दरिंदों के लिए उसकी चीखें किसी मौसीकी से कम ना थी। वो उसे नोच रहे थे, खसोट रहे थे। उनके नाखून उसके जिस्म में गड़ रहे थे, जैसे कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार को भंजोड़ रहा हो। मगर जिस्मानी अजियत से कहीं बढ़कर वो रूहानी कर्ब था जो उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। वो सिर्फ उसकी जान नहीं लेना चाहते थे, वो उसकी शनाख्त, उसका वक़ार, उसका मान लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो अपनी ही नज़रों में गिर जाए, इतना कि फिर कभी खुद से नजरें ना मिला पाए, फिर कभी उठ ना सके। अजियत के उस तूफान में एक लम्हा ऐसा आया जब उसके अंदर का खौफ एक आतिश फिशा की तरह फट पड़ा। जब मौत और जिल्लत के बीच इंतखाब का वक्त आया तो उसने
मज़ाहमत का फैसला किया। उसका हाथ करीब ही पड़ी एक ठंडी वजनी शय से टकराया। वो एक लोहे की सलाख थी। उसके ठंडी लम्स ने उसके अंदर बुझती हुई चिंगारी को हवा दे दी। एक वहशियाना कुव्वत के साथ उसने सलाख को पकड़कर और फिर आंखें बंद करके घुमाया। एक दिलखराश चीख बुलंद हुई, फिर दूसरी और फिर तीसरी। जब उसने आंखें खोली तो मंजर बदल चुका था। कह कराहों में तब्दील हो चुके थे। उसने एक जुनूनी की तरह सलाख बरसाना शुरू कर दी। वो नहीं जानता था कि वो किसको मार रहा था, कहाँ मार रहा था, बस मार रहा था। इसी अफरा तफरी में एक सलाख देखते कोयले पर गिरी। लम्हों में वो सलाख देखने लगी। उसमें से एक दरिंदे ने वही देखती हुई सुर्ख सलाख उठाई और उसके पीठ पर रख दी। एक ऐसी चीख उसके हलक से निकली जो इंसानी नहीं लगती थी। जलते हुए गोश्त की बू ने गोदाम की फिजा को मजीद जहरीला कर दिया था, मगर ये अजियत उसके जुनून को कम न कर सकी। उसने आखिरी वार किया और फिर अपनी तमाम तर बची कुची हिम्मत मुस्तमा करके दरवाजे की तरफ भागा। उसका वजूद जल रहा था, खून रस रहा था, मगर उस वक्त उसे सिर्फ भागना था, इस जहन्नम से दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। और वो भाग आया था, बहुत दूर। उसने बहुत ऊंची उड़ान भर ली थी। आज वो सबसे बुलंद था। आज वो एक सल्तनत का रईस था। मगर कुछ घाव ऐसे होते हैं जो रूह तक को घायल कर जाते हैं, कुछ घाव जो कभी नहीं भरते। पानी का एक कतरा उसके माथे से फिसलकर उसकी आंख में गिरा और वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। उसने आईने में अपने अक्स को देखा। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि एक सर्द आग देख रही थी। वो 17 साल लड़का उसी गोदाम में मर चुका था। जो वहाँ से निकला था वो कोई और था, एक ऐसा शख्स जिसने अपने रूह को अजियत की भट्टी में जलाकर फौलाद बनाया था। उसके लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। उसके दुश्मनों ने उसे तोड़ना चाहा था, मगर उसने खुद को एक ऐसी अफरियत में बदल दिया था जो अब किसी भी काबू में आने वाला नहीं था। वो जख्म, वो निशान अब उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत थे। वो उसे हर लम्हा याद दिलाते थे कि दुनिया कितनी बेरहम है और जिंदा रहने के लिए कितना बेरहम बनना पड़ता है। उसने हाथ बढ़ाकर आईने को छुआ। उसका लफ्ज़ बर्फ की तरह सर्द था। तुमने मुझे मारना चाहा था। वो अपने अक्स से मुखातिब हुआ। उसकी आवाज़ में एक भयानक गूंज थी। देखो, मैं आज भी जिंदा हूँ और तुम सब मर चुके हो। ये कहकर वो मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें फतेह का गुरूर था मगर खुशी का शोभा तक नहीं था। ये एक ऐसी शख्स की मुस्कुराहट थी जिसने सब कुछ छीन जाने के बाद सब कुछ हासिल कर लिया था, मगर उस कीमत पर कि वो खुद के हमेशा के लिए खो चुका था। यहाँ हर शख्स सर्वाइवर है। हर शख्स ने अपनी बका के लिए जाने क्या कुछ झेला है। उसने भी झेला था, मगर ये यादें उसकी कमजोरी नहीं थी, उसके खुराक थी, उसका ईंधन थी। उसके पलते अफरियत उन्हें यादों से खुराक कशीदा करते थे। एक आखिरी नज़र खुद पर डालकर उसने गुनगुनाते हुए शर्ट उठाकर पहन ली। मजबूत जिस्म छुप गया। तभी उसके वसी पेट पर पड़ा फोन जगमगा उठा। उसकी तेज रोशनी ने कमरे की नीम तारीकी माहौल को चीरा। उसने रुख मोड़ कर देखा। स्क्रीन पर जली हुर्फ में हॉस्पिटल लिखा चमक रहा था। उसके चेहरे के तासुरात नहीं बदले, मगर आंखों में एक गहरी शिकारी चमक उभर आई थी। उसने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। हेलो। उसकी भारी भरकम आवाज़ में वही बेरहमी थी जो कुछ देर पहले उसके अक्स में थी। सर, आप विज़िट कर सकते हैं। दूसरी तरफ से एक मोहतात पेशवराना नस्वानी आवाज़ उभरी। रईस ने कोई जवाब नहीं दिया। एक लम्हे की खामोशी के बाद उसने फ़ोन काट दिया, जैसे मज़ीद कुछ सुनने ये कहने की ज़रूरत ही ना हो। 5 मिनट बाद वो रईस मेंशन के आलीशान पोर्च में खड़ा था। सादा सियाह शर्ट, ट्राउज़र और पैरों में चप्पल पहने ये शख्स उस रईस से यकसर मुख्तलिफ था जिसे दुनिया बिजनेस मीटिंग्स और जगमगाती पार्टियों में देखती थी। उसने उंगलियों से अपने गीले बालों को बेतरतीबी से पीछे किया। उसे गैराज की तरफ जाता देख कर ड्यूटी पर मौजूद मुस्ताद गार्ड ने आगे बढ़े, मगर उसने सिर्फ हाथ के इशारे से उन्हें वहीं रोक दिया। चंद लम्हों बाद एक सियाह ताकतवर गाड़ी की हेडलाइट्स ने रात को चीरा और वो रईस मेंशन की खुद कार गेटों से बाहर निकल गई। रोशनियों में नहाया हुआ सफ़ेद मेंशन पीछे यूं खड़ा रह गया जैसे कोई सफ़ेद हाथी अपने मालिक के सियाह राजों का खामोश गवाह। आधे घंटे की ड्राइव के बाद उसकी गाड़ी शहर के एक प्राइवेट महंगे हॉस्पिटल के सामने रुकी। यह हॉस्पिटल कम और पुरसुकून सैनिटोरियम ज़्यादा लगता था।
जो अमीरों को उनके नापसंदीदा रिश्तेदारों से आराम देने के लिए बनाया गया था। वो पुरएतमाद कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ। राहदारियों में मौत जैसी खामोशी और दबाव की मिलीजुली बू थी। वो एक मखसूस कमरे के सामने रुका जिस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक नंबर दर्ज था। उसने बगैर दस्तक दिए दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। कमरे में मध्यम रोशनी थी। सामने ही एक शख्स व्हील चेयर पर बैठा था जिसका सर एक तरफ बेजान अंदाज में ढलका हुआ था। आंखें छत पर किसी नादीदा नुक्ते पर जमी थी। कमरे के हवा में मायूसी और शिकस्त की बू रची थी। रईस के कदमों की आहट पर व्हील चेयर पर बैठे शख्स ने आहिस्ता से सर उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसकी नज़र रईस के वजूद पर पड़ी, उसकी सब्ज आंखों में जिंदगी की एक लहर दौड़ गई, शदीद नाकाबिले बयान खौफ की लहर। आंखें यूं फटी पड़ी थीं जैसे उसने मौत के फरिश्ते को अपने आंखों के सामने देख लिया हो। उसने अपने मफलूज हाथ उठाकर कोशिश की, ज़बान हिलाने की जद्दोजहद की, मगर उनके हलक से एक घुटी घुटी खौफनाक गड़गड़ाहट के सिवा कुछ ना निकला। अपने वक्त का वजिया और मगरूर फुरकान गर्देजी इस वक्त खौफ और दहशत का एक जिंदा मुजस्मा था। ये मंजर हर चंद महीनों बाद दोहराया जाता था। रईस उसकी ज़िंदगी में एक कैलेंडर की तरह था जो उसे याद दिलाने का आता था कि उसकी अज़ियत अभी ख़त्म नहीं हुई थी। वो मजबूत कदम धरता आगे बढ़ा और उसके सामने रखी कुर्सी पर ऐसे सुकून से बैठा जैसे बादशाह अपने तख्त पर बराजमान होता है। फुरकान की खौफ से सफ़ेद पड़ती रंगत देखकर रईस के लबों पर वही जहरीली मुस्कुराहट उभरी। फिक्र ना करो फुरकान, उसकी आवाज़ रेशम की तरह नरम मगर सांप की तरह जहरीली थी। मैं तुम्हें मारने नहीं आया और ना ही कभी मारूंगा। मौत तो एक नेमत है, एक लम्हे का सुकून, और मैं तुम्हें सुकून क्यों दूं? उसने जेब से एक महंगा सिगार और सोने का लाइटर निकाला। वो उसे तब भी पीता था जब उसे शदीद गुस्सा आता या फिर वो किसी गहरे दबाव में होता था, और आजकल दोनों ही अरूज पर थे। लाइटर की आग भड़की तो एक लम्हे के लिए रईस का चेहरा और उसकी आंखों में जलती आग रोशन हुई। उसने सिगार का एक गहरा कश लिया और धुएं का एक मरगोला फुरकान के खौफजदा चेहरे पर छोड़ा, जो उसकी आंखों में चुभने लगा। तुम्हारे लिए यही सज़ा काफ़ी है, उसने कुर्सी से टेक लगाते हुए सर लहजे में कहा, कि तुम्हारा अपना सगा भाई तुम्हें एक माजूर और नफ्सियाती मरीज बनाकर यहाँ कैद किए हुए है। दुनिया के लिए तुम मर चुके हो फुरकान, और जो जिंदा है वो बुरहान गर्देजी है। वो अब गौर से फुरकान के हर तासुर को देख रहा था। उसके खौफ और दर्द से लुत्फ अंदोज हो रहा था। तुम्हें पता है, तुम्हारे दिए गए जख्म आज भी मेरे जिस्म पर नक्श हैं। मैंने कभी उन्हें मिटाने की कोशिश नहीं की। वो मेरी ट्रॉफियाँ हैं, वो यादगारें हैं जो बताती हैं कि इंसान कितना गिर सकता है। वो एक लम्हे के लिए रुका, सिगार उसके लबों में दबा था। और पता है मैं बार बार यहाँ क्यों आता हूँ? फुरकान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ कहना चाहता था मगर उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने, रईस ने आगे झुकते हुए सरगोशी की। उसकी आंखों में एक जुनूनी चमक थी। अगर तुम लोगों ने उस रात 17 साल के उस लड़के की रूह को न मारा होता तो आज ये रईस नामी अफरीत कभी जन्म ही न लेता। तुमने मुझे तोड़ना चाहा था और तुमने मुझे फौलाद बना दिया। तुमने मुझे खौफ सिखाना चाहा था और तुमने मुझे सिखा दिया कि खौफ का हथियार कैसे बनाते हैं। वो उठ खड़ा हुआ और फुरकान के सर पर झुका। उसकी सांसें फुरकान के चेहरे को छू रही थी। ये दुनिया एक जंगल है और यहाँ कमज़ोर शिकार बन जाता है। तुमने मुझे शिकार बनाया था और मैंने इस जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी बनना सीख लिया। मैं दुनिया को वही लौटा रहा हूँ जो दुनिया ने मुझे दिया। दर्द, अजियत, बेरहमी, ये सब तुम्हारा ही तोहफा है। वो सांस लेने को रुका। तुम यकीनन जानना चाहते हो कि वो सब सहने के बावजूद और ये सब करने के बाद मैं पूरे कद से कैसे खड़ा होता हूँ। मैं गिरता क्यों नहीं हूँ, मैं हमेशा कैसे जीत जाता हूँ। उसकी सरगोशियाँ सांप जैसी थी। इस दुनिया में बहुत से शैतान, बहुत से अफरीत होंगे, मगर मैं खुद की नज़रों में मौतबर क्यों हूँ? क्योंकि मैं अपनी चॉइसेस को ऑन करता हूँ। मैं उन्हें ताज की तरह सजाता हूँ। मैंने तुम्हें मारा नहीं, ये मेरी चॉइस है। मैं जिंदा हूँ, तुम भी जिंदा रहोगे, हिसाब बराबर। ये कहकर उसने आखिरी बार फुरकान की उबलती हुई आंखों में देखा और एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ मुड़ गया। वो कमरे से बाहर निकल गया। पीछे फुरकान गर्देजी को उसकी व्हीलचेयर, उसकी खामोश चीखों और जिंदा जहन्नुम के साथ तन्हा छोड़कर
जिस का मामार वो खुद था। खाली राहदारी में वो हौले हौले आगे बढ़ रहा था। हाँ, वो दुनिया को वही लौटाता था जो उसे मिलता था। वो इज्जत देने वालों को इज्जत देता था, वफा करने वालों पर जान वार देता था, जबकि बेवफाई की सज़ा मौत, जबकि असियत का बदला असियत और जान का बदला जान थी। वह असूल पसंद आदमी था और उसके असूलों में हिसाब बराबर रखना सर फहरिस्त था। शहर के शोरों गुल से मीलों दूर ये फार्म हाउस ज़मीन पर जन्नत का एक टुकड़ा था। कई कनालों पर फैला ये महज एक इमारत नहीं बल्कि रईस की एक छोटी सी सल्तनत थी, जहाँ दुनिया के कवानीन नहीं, सिर्फ उसकी मर्जी चलती थी। धूप सुनहरी थी और हवा में घास, मिट्टी और आज़ादी की खुशबू रची थी। एक तरफ शीशे की तरह चमकता एक वसी इस्तबल था, जहाँ दुनिया के बेहतरीन नस्ल के घोड़े अपनी ताकत पर उतराते थे। उसके साथ ही घुड़सवारी के लिए एक गोल ट्रैक बना था और उसके पार जदीद तरीन हैवी बाइक्स के कतार में खड़ी थी, जैसे लोहे के बने हुए जंगली जानवर अपने मालिक के हुक्म के मुंतज़िर हों। फार्म हाउस के दूसरे कोने में बने शूटिंग रेंज में गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थी। अरूजा जमाल सियाह तंग पैंट और गहरे सब्ज रंग की टी शर्ट में मलबूस एक नई असॉल्ट राइफल की टेस्टिंग कर रही थी। उसका निशाना हमेशा की तरह पक्का था। हर गोली ठीक निशाने पर लग रही थी, मगर आज उसके साथ एक और वजूद था जो न सिर्फ उसके निशाने की बराबरी कर रहा था बल्कि उसकी हरकत में एक खास बेफिक्री और दिलकशी थी। वली उसी तरह के आरामदेह लिबास में उसके साथ खड़ा एक और टारगेट पर फायरिंग कर रहा था। हर फायर के बाद वो मुस्कुराकर अरूजा की तरफ देखता, जैसे ये कोई संजीदा काम नहीं बल्कि एक खेल हो। रोबोट के सर्किट्स कपकेक खाने के बाद भी ठीक काम कर रहे हैं, इम्प्रेसिव, उसने एक मैगजीन बदलते हुए शरारत से कहा। अरूजा के संजीदा चेहरे पर एक लम्हे के लिए कोई तासुरात ना उभरा, मगर फिर उसके लबों के कोने बमुश्किल दिखाई देने वाली एक जम्बिश के साथ ऊपर उठे। मेरे सर्किट्स हमेशा ठीक काम करते हैं इसकार। उसकी आवाज़ में मामूल की सर्द मेहरी की जगह एक हल्की सी नरमी थी। अलबत्ता तुम्हारी सलाहियत तुम्हारे लाउबालीपन से कहीं ज़्यादा है। तुमने ये सब कहाँ से सीखा? ये पहला मौका था कि उसने वली की ज़ात में दिलचस्पी जाहिर की थी। वली ने कंधे उचकाए। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी जिसमें माजी की कई राज दफन थे। कुछ कहानियाँ बंदूक की गोलियों से ज़्यादा खतरनाक होती हैं, उन्हें वक्त आने पर ही सुना जाना चाहिए। कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी। कैद से रिहाई के बाद सीखा था उसने। सीखा क्यों था ये सब जानते हैं। इसी लम्हे ट्रैक की तरफ से टापू की आवाज़ उभरी। रईस अपने पसंदीदा सफ़ेद घोड़े रुस्तम पर सवार था। सफ़ेद पोलो शर्ट और ट्राउज़र में वो किसी अफरीद की तरह लग रहा था। ताकत, वकार और बेपनाह हाकमियत का मुजस्मा। रुस्तम उसके इशारों पर यूं नाच रहा था जैसे वो दोनों एक ही वजूद हों। उसने घोड़ों को एक जगह रोका और फिर फ़ख्र से वली और अरूजा को देखा। दूसरी तरफ मुराद मुलाजमीन के साथ मिलकर बारबेक्यू तैयारियों की निगरानी कर रहा था। उसके चेहरे पर इत्मीनान था, जैसे उस खानदान को यूं खुश देखना ही उसकी सबसे बड़ी खुशी हो। क्या बात है बेबी ब्रो, रईस की गूंजदार आवाज़ फिजा में बुलंद हुई। इन मशीनों से तो हर कोई खेल लेता है, हिम्मत है तो इस जिंदा तूफान का मुकाबला करो। उसने मोहब्बत भरी ललकार के साथ रुस्तम की गर्दन थपथपाई। ये सुनते ही वली के चेहरे पर एक धीमी मुस्कुराहट फैल गई। उसने अपनी गन मेज पर रखी। चैलेंज कबूल है बिग बी, लेकिन ये मत कहिएगा कि नई टेक्नोलॉजी ने पुरानी ताकत को पीछे छोड़ दिया। और फिर ये नज़ारा देखने के लिए था। एक तरफ रईस का सफ़ेद घोड़ा रुस्तम था जो ताकत और फितरत का शाहकार था, और दूसरी तरफ वली एक चमकती हुई स्याह हैवी बाइक की तरफ बढ़ रहा था जो इंसानी जहानत और रफ्तार की अलामत थी। उसने बाइक स्टार्ट की तो उसके इंजन के ढाल ने फार्म हाउस की खामोशी को चीर दिया। रुस्तम ने उस आवाज़ पर बेचैनी से हिनहिनाकर अपने अगले पाँव हवा में उठाए। रईस ने उसे काबू किया। उसकी आंखों में फिक्र और मोहब्बत की चमक थी। एक चक्कर अस्तबल से लेकर उस पुराने बरगद के दरख्त तक और वापसी। रईस ने ऐलान किया। मुराद और अरूजा भी अब ट्रैक के पास आ खड़े हुए थे। अरूजा की नज़रें उन दोनों पर जमी थी। वो उन मामू भांजे की इस बंधन को देख रही थी जिसमें जुनून भी था, मोहब्बत भी, और एक दूसरे को हर मैदान में आजमाने का जज्बा भी। इशारा मिलते ही दो मुख्तलिफ ताकतें एक साथ हरकत में आई। रुस्तम के टापू ने ज़मीन पर जैसे जलजला बर्पा कर दिया था।
वो एक सफ़ेद शाहबी साकिब की तरह आगे बढ़ा। उसकी रफ्तार खालिस, वहशी और बेलगाम थी। रईस उसकी पीठ पर यूं बैठा था जैसे वो हवा में तैर रहा हो। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। दूसरी तरफ वली की बाइक एक सियाह साए की तरह जमीन पर फिसल रही थी। इंजन की चीखें, आवाज़ और टायरों की गिरफ्त ने उसे एक बरकी तेर बना दिया था। ट्रैक के सीधे हिस्सों पर बाइक घोड़े को पीछे छोड़ रही थी, मगर जैसे ही मोड़ आता या ज़मीन नाहमवार होती, रुस्तम अपनी फितरती ताकत और लचक से बाजी ले जाता। ये सिर्फ रफ्तार की जंग नहीं थी, ये दो नस्लों, दो फलसफों और दो मोहब्बत करने वाले दिलों का मुकाबला था। रईस के चेहरे पर खालिस खुशी और फख्र था, जबकि वली की आंखों में चैलेंज था। आखिरी मोड़ पर दोनों तकरीबन बराबर थे। बाइक का इंजन अपनी आखिरी हदूद को छू रहा था और रुस्तम की सांसें तूफान की तरह चल रही थी। फाइनल लाइन पर बाइक के पहिए और रुस्तम के अगले कदम तकरीबन एक ही वक्त में लकीरों को अबूर किया था। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। सिर्फ इंजन की ठंडा होने की टिक टिक और घोड़े की गहरी सांसों की आवाज़ बाकी रह गई। फिर रेस का बुलंद बाला कहका गूंजा, एक ऐसा कहका जो सिर्फ अपने अजीज तरीन शख्स के लिए मखसूस था। वो घोड़े से उतरा और वली की तरफ बढ़ा, जो बाइक से उतरकर हेलमेट उतार रहा था। उसके बाल पसीने से भीगे थे। वेल डन। रईस ने आगे बढ़कर उसके कंधों पर हाथ रखा। उसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत और फख्र था। ये खालिस था, बिना किसी मतलब के, बिना किसी कदौरत के। उसने वली को अपनी तरफ खींचा और उसका पसीने से भीगा हुआ माथा चूम लिया। ये इतना अचानक हुआ था कि पल भर के लिए वली भी साकित रह गया था। उसके अंदर जज्बात व एहसासात का ऐसा समंदर फूटा कि हालत में आंसू का गोला सा अटक गया था। यही मोहब्बत चाहिए थी उसे रईस से, उस शख्स से जो उसकी माँ का पसंदीदा था, जो उसकी माँ से जुड़ा था। रईस ने वली को मजबूती से गले लगा लिया था। उस लम्हे वो बेरहम डार्क लॉर्ड नहीं था, बल्कि सिर्फ एक बिग बी था, जिसे अपने भांजे पर दुनिया के हर चीज़ से ज़्यादा फख्र हो रहा था। उस एक लम्हे को वो सालों से जीना चाहता था, मगर उसका अपना कोई साथ नहीं था। कभी कभी सब होते हुए भी इंसान रिश्तों को तरसता है, और उस रिश्ते ने उसके सारे शक दूर करके उसके दिल तक जगह बना ली थी। उसके आने से सब कुछ कितना परफेक्ट हो गया था। अरुजा दूर खड़ी ये मंजर देख रही थी। उसकी नज़रें वली पर थी, जो अब लाबाली इंसान की तरह खुशी से झूमते हुए उनकी जानिब बढ़ रहा था। यस यस, मैं जीत गया, मैं जीत गया, वो उछल रहा था। ये खालिस जज्बात थे। फिर अरुजा ने गर्दन थोड़ा दाएं जानिब गिराई तो वली का वजूद मबहूम हुआ और उसके एन पीछे रईस का वजूद वाज़ेह हुआ। वो एक हाथ पैंट की जेब में डाले मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी चाल में फतेह और तमानियत थी। वो मुस्कुरा रहा था और उसकी नज़रें अपने से आगे चहकते हुए वली पर थी। वो आज खुश था क्योंकि उसके पीछे रईस था। रईस खुश था क्योंकि उसके आगे वली था। आज अरुजा को रईस का वो रूप नज़र आया था जो दुनिया से पोशीदा था, एक मोहब्बत करने वाला, हिफाजत करने वाला वजूद। और वली, जो कल तक उसके लिए सिर्फ एक निशान ज़दा चेहरे वाला साथी था, आज उसे उस सल्तनत का हकीकी वारिस नज़र आ रहा था। उसके दिल में पहली बार एहतराम के साथ एक अजीब से एहसास ने जन्म लिया था। शायद रोबोट के अंदर ही कोई इंसानी जज्बा पैदा हो रहा था। ये सब कितना परफेक्ट था ना, बिल्कुल ख्वाब जैसा। हर इंसान की ज़िंदगी में वो चंद में ज़रूर आते हैं जब लगता है ज़िंदगी परफेक्ट है, जैसे कोई फेरी टेल चल रही हो, सब हमारी मर्जी के मुताबिक हो रहा हो। उस वक्त रईस को यही लग रहा था, सब उसकी मर्जी के मुताबिक चल रहा था। वली के नज़दीक सब ठीक हो रहा था। अरुजा और मुराद खुश थे कि वो रईस को धोखा नहीं देगा, मगर सब भूल गए थे ख्वाबों की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती। वो सब किस कदर तेजी से खौफनाक अंजाम की तरफ भाग रहे थे, उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था। काश कि वक्त यहीं रुक जाता, काश। फजर लाउंज में शीशे की मेज़ पर फैली कागजात और एक टेबल के साथ बैठी थी। उसके तमाम तर तवज्जो एम्पायर मॉल में खुलने वाले नए स्टोर के इंटीरियर डिज़ाइन पर मरकूज थी। वो ब्लूप्रिंट्स और 3D मॉडल्स का गहराई से जायज़ा ले रही थी। उसका जहन रंगों, रोशनियों और फर्नीचर की तरतीब में पूरी तरह गर्क था। बाहर की दुनिया से बेखबर वो अपने काम में इस कदर मुहव्विक थी कि उसे आहट तक सुनाई न दी। फजर आपी, एक जानी पहचानी मगर कमज़ोर सी आवाज़ ने उसकी सोच का तसलसल तोड़ दिया।
उसने चौंक कर सर उठाया और सामने का मंजर देखकर साकित रह गई। लॉन्च के दरवाजे पर सफदर और रूही खड़े थे। सफदर के चेहरे पर एक अजीब सी शिकस्तगी और इंतजार थी, मगर फजर की आंखें सीधा रूही पर जा ठहरी। कीमोथेरेपी ने उसके चेहरे की रौनक छीन ली थी। वो जर्द और निढाल लग रही थी और उसने अपने सर को एक हल्के गुलाबी स्कार्फ से ढांप रखा हुआ था। उसके जिस्मानी कमजोरी के बावजूद उसकी आंखों में वही पुरानी जिद और चमक थी। फजर के माथे पर बल पड़ गए थे। वो हैरत और गुस्से की मिलीजुले तासुरात के साथ खड़ी हो गई। तुम लोग यहाँ? रूही, तुम इस हालत में? उसके लहजे में फिक्र से ज्यादा एक शर्जनीस थी जो सीधा सफदर की तरफ थी। उसे रूही का यूं आना बिल्कुल हजम नहीं हुआ था। ये खुली लापरवाही थी। फजर, मेरी बात सुनो। ये किसी तरह मान ही नहीं रही थी। सुबह से एक ही जिद पर अड़ी थी कि उसे तुमसे मिलना है। सफदर ने आगे बढ़ते हुए शर्मिंदगी से कहा। वो बिना बताए उसके घर आ गया था। पहले अजीब नहीं लगता था, आज लग रहा था। फजर ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए अपनी नज़र रूही पर जमा दी। दिल एक अजीब मलाल से भर गया था। सारी मंसूबेबंदी, उसका सारा गुस्सा उस बीमार बच्ची की एक झलक के सामने बेमायने होकर रह गया था। वो जो ताल्लुकात की पेचीदगियों से भागकर काम में पनाह लेती थी, आज वो पेचीदगी खुद चलकर उसके महफूज ठिकाने तक पहुंच गई थी। मैं आपको मनाने आई हूँ, रूही ने आहिस्ता से कहा। उसकी आवाज़ में एक ऐसी मासूमियत थी जो दिल तक पहुंची थी। आप कल सफदर भाई की मंगनी पर क्यों नहीं आ रही? फजर ने एक लंबी सांस ली और मेज पर पड़े कागजात को एक तरफ ढकेल दिया। उसका काम अब पसे मंजर जा चुका था। उसने रूही का हाथ थामा और उसे अपने करीब सोफे पर बिठाया। रूही का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें इस तरह बाहर नहीं आना चाहिए था। उसने नरमी से समझाने की कोशिश की। अगर आप कल आ जाएंगी तो मेरी तबीयत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, रूही ने फौरन जवाब दिया। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। सफदर भाई कह रहे थे कि अगर उनकी बहन ही उनकी खुशी में शरीक नहीं होगी तो मंगनी का क्या मज़ा। उसने उस कदर ड्रामाई अंदाज में कहा कि सफदर ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई, जबकि फजर उसकी अदाकारी पर हैरान हुई। एक वक्त था जब बहन का ये लफ्ज़ हकीकत था, अब ये सिर्फ एक याद बनकर रह गया था जिसे वो दोनों खुद अपनी हरकतों से ढूंढला चुके थे। मुझसे इस बार भी प्रॉमिस करें कि आप आएंगी। रूही ने अपनी छोटी उंगली फजर की तरफ बढ़ाई। उसकी आंखों में आस थी। आप मेरे आइडियल हैं। अगर मेरी आइडियल ही अपना कहा पूरा नहीं करेगी तो मैं क्या बनूंगी? एक तो कमबख्त हमें कोई अपना आइडियल न बनाए, इसके सांचे में ढालना बहुत मुश्किल होता है। ये लम्हा फैसला कुन था। फजर के अंदर का सारा मुज़ाहमती निज़ाम जैसे एक झटके में टूट गया था। एक बीमार बच्ची का खलूस, उसकी मोहब्बत और उसकी मासूम धमकी ने उसे को मुकम्मल तौर पर निहत्ता कर दिया था। उसे अपनी अना बहुत छोटी और बेमायने लगने लगी। सफदर खामोशी से ये सब देख रहा था। उसकी आंखें उन दो लड़कियों को देख रही थी जो एक जैसी थी, कम से कम कई मामलों में। बिलाखिर उसने एक गहरी शिकस्त खुर्दा सांस ली और आहिस्तगी से अपनी उंगली रूही की उंगली में फंसा दी। ठीक है, उसकी आवाज़ बमुश्किल निकली। मैं आऊँगी। ये सुनना था कि रूही का मुरझाया हुआ चेहरा खुशी से दमक उठा। उसने कमजोरी के बावजूद फजर के गिर्द बाहें फैला दी। मुझे पता था आप मेरा दिल नहीं तोड़ेंगी। सामने बैठे सफदर के चेहरे पर सुकून की एक लहर दौड़ गई, मगर उस सुकून में भी एक उदासी छिपी थी। वो जानता था कि फजर सिर्फ और सिर्फ रूही की वजह से मानी थी। काफ़ी देर ठहरने के बाद जब वो चले गए तो लॉन्च में एक गहरा सुकून छा गया था। फजर वहीं सोफे पर बेदम सी बैठी रही। उसकी नज़रें मेज़ पर बिखरे डिज़ाइंस पर पड़ी जो अब उसे बेरंग और बेमायने लग रही थी। आज उसके असूल एक मासूम जिद के सामने हार गए थे। वो कल मंगनी में जरूर जाएगी, मगर एक भारी दिल के साथ, ये जानते हुए कि कुछ रिश्ते सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए निभाए जाते हैं, दिल से नहीं। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन इस आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने वॉक इन क्लोजेट में खड़ी थी, जहाँ कपड़ों की कतारें और जूतों के ढेर उसके मुंतज़िर थे। उसकी नज़रें किसी एक चीज़ पर टिक नहीं पा रही थी। जहन में दोपहर की गूंज बाकी थी, रूही की जिद और उसके अपने टूटते असूल, ये सब कुछ उसे बेचैनी से घेरे हुए थे। वो जो काम में पनाह लेती थी, आज काम भी उसे बेरंग लग रहा था। इसी कश्मकश में थी कि उसके फ़ोन पर घंटी बजी। स्क्रीन पर फलक का नाम जगमगा रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और कॉल उठाई। हेलो फलक।
फजर की आवाज़ में एक अजीब सी थकान थी। दूसरी तरफ से फलक की आवाज़ आई जिसमें हमेशा की सीजोशी नहीं थी, बल्कि एक परेशान और उलझन साफ झलक रही थी। रस्मी अलग सलेक के बाद उसने पूछा, क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, बस देख रही हूँ कल क्या पहनूं। उसकी नज़रें सामने लटकी एक सियाह साड़ी पर थी जिसकी खूबसूरती उस वक्त उसे बेमायने लग रही थी। फलक की जानिब से लम्हा भर की खामोशी छा गई। वो जानती थी कि फजर के लिए ये बात कहना कितना गैर मामूली था। क्या मतलब? किसके लिए? कहीं जा रही हो? उसके जहन में फौरन कल रात वाली सारी बहस घूम गई थी जब फजर ने साफ इनकार कर दिया था कि वो सफदर की मंगनी की तकरीब में नहीं जाएगी। फजर ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। सफदर की मंगनी के लिए? उसकी आवाज़ में एक बेजारी थी, ज़बरदस्ती, असूलों से पीछे हटने की तकलीफ। तुमने तो कहा था कि तुम नहीं जा रही, बिल्कुल साफ साफ कहा था। उसके लहजे में हैरत के साथ तासुब भी था। उन दोनों में बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी नहीं थी, लेकिन अब वो सिर्फ उसकी प्रोजेक्ट पार्टनर नहीं थी बल्कि अब कज़न्स भी थी। उसके लिए फलक को फजर के ऐसे बदले हुए फैसले पर हैरत हुई जिससे वो खुद परेशान दिखाई दे रही थी। उसके सवाल पर फजर ने एक ठंडी आह भरी और फिर कपड़ों की लटकी रेल को हल्के से छुआ। मैंने यही कहा था और मैं अपने फैसले पर कायम रहती हूँ, लेकिन आज सफदर और रूही आए थे। फलक की आवाज़ में फौरी तशवीश उभरी। रूही? वो तुम्हारे घर आई थी? उसकी तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती। वो मुझे मनाने आई थी कि मैं ज़रूर आऊँ। फजर की आवाज़ में एक अजीब सी बेबसी थी। मेरा सारा गुस्सा, सारी नाराज़गी उस बीमार बच्ची की मासूमियत के सामने बेमायने होकर रह जाती है। मैं उसका दिल नहीं तोड़ पाती। फलक कुछ देर खामोश रही। शायद वो फजर के दिल की कैफियत को समझने की कोशिश कर रही थी। वो एक राइटर थी, अगर इंसानों की नफ्सियात भी ना समझ पाती तो फिर तुफ था उस पर। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूटा था। तो तुम सिर्फ रूही के लिए जाओगी? सिर्फ उसके लिए, फजर ने मजबूती से कहा, जैसे उस लफ्ज़ पर जोर देकर खुद को यकीन दिला रही हो। सफदर ने जो कुछ किया, मैं उसके साथ पहले जैसी कभी नहीं रह सकती, लेकिन रूही, वो उस सब में बेकसूर है। कुछ रिश्ते वाकई ऐसे ही होते हैं कि उन्हें बस निभाना पड़ता है, चाहे दिल ना भी हो चाहे। फलक से बेहतर ये कौन जानता था? वो बदिक्कत मुस्कुराई। शायद ये तकरीब उन सब के लिए बेहतरीन साबित हो जाती। ये सोचते हुए उसने सारी परेशानी सोचों को खुद से दूर झटका। अच्छा, अब बताओ क्या पहन रही हो? उसने बात का रुख बदला। उनका काम कहीं पीछे रह गया था जिसके लिए उसने फ़ोन किया था। एक फॉर्मल लहंगा स्कर्ट है, साथ खूबसूरत सा ब्लाउज या फिर मेहरून साड़ी, दोनों ही अच्छे हैं। अभी तक फैसला नहीं किया। तकरीबात अटेंड करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक थकी हुई सर्द आग उभरी। तुम जो भी पहनो अच्छी लगोगी। उसका लहजा नरम था। एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद उसका लहजा बदल गया। लेकिन इससे पहले मुझे तुमसे कुछ अहम बात करनी है। हल्की परेशानी उभरी। फजर चौंकी, फिर खामोशी से सुनने लगी। फलक ने उसे अपने घर में होने वाली गुफ्तगू सुनाई। रज़ब रज़ा का जिक्र किया, फ़क्र की पेशकश, फ़ाखरा की ज़िद और वो दबी हुई घुटनज़दा कशमकश जिसमें उसे धकेला जा रहा था। फजर के लिए ये पहला मौका था जब वो किसी लड़की की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सुन रही थी। वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी किसी से शेयर नहीं करती थी और ना ही उसे कभी किसी की ज़ाती ज़िंदगी जानने के बारे में दिलचस्पी हुई थी, लेकिन अब वो सुन रही थी यूँ जैसे वो अच्छी दोस्त हो। और फलक ने भी पहली बार अपनी निजी ज़िंदगी के किसी पहलू को यूँ लफ्ज़ों का रूप दिया था। फजर सुनती रही, खामोश, गहरी सोच में डूबी। सब सुनने के बाद वो बिलाखिर बोल पड़ी। तुम्हें जाना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि सब चाहते हैं, बल्कि तुम्हें खुद भी जानने का हक है। कश्मकश में ज़िंदगी के बड़े फैसले दफन नहीं होने चाहिए। फलक खामोश रही। रईस का चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, उसकी मौजूदगी अब भी दिल के किसी कोने में एक साई की तरह छिपी हुई थी, लेकिन वो उस पर बात नहीं करना चाहती थी। उसने फजर को रईस के बारे में नहीं बताया। ठीक है, आहिस्तेगी से कहे गया, जैसे खुद को भी कायल कर रही हो। तो फिर हम एक जैसे कपड़े पहनते हैं। पल भर में उसका लहजा बदल गया। क्यों? सवाल तो सादा था, मगर पसे मंजर में हैरत थी। बस वैसे ही अच्छा लगेगा। उसका लहजा नरम था, कुछ मासूम सा। तो बताओ क्या पहन रही हो? ये मेहरून साड़ी। फजर ने एक लम्हे को सोचा, जैसे अपने अंदर की किसी असूल को तोड़ रही हो। मैं साड़ी नहीं पहन सकती, ना मेरे पास है, लेकिन मेरे पास मेहरून सूट है, वो पहन लूँगी। फलक ने जवाब दिया। कल मिलते हैं फिर। ठीक है। फजर ने इस बात में सर हिलाया, मगर दिल में हलचल सी थी। वो जैसे खुद से सवाल गो थी
क्या मैं बदल रही हूँ? नो फ्रेंड्स, नो रिलेशंस, नो ताल्लुकात, नो जज्बात वाला असूल टूट रहा था। वो ताल्लुक जिससे वो बरसों से मुंह मोड़ती आई थी आज दिल की दीवारों पर दस्तक दे रहा था। क्या वो लड़की फलक थी जिसके लिए वो नौपशीन हो गई थी कि उसके लिए वो एक दिन अपने सारे असूल तोड़ देगी? क्या वाकई उसकी ज़िंदगी में वो मकाम बनाने लगी थी जिसे वो कभी किसी के लिए नहीं रखती थी? रात आहिस्ता आहिस्ता अपने आखिरी पहर में दाखिल हो रही थी, लेकिन उन दोनों की गुफ्तगू जैसे नई सुबह की नवीद थी। कभी कभी दिलों के दरमियान पुल बनने के लिए एक मुश्तरका रंग काफ़ी होता है, और शायद इस बार वो रंग महरून था। वक्त पर लगाकर उड़ गया, रात गुजर गई और फिर दिन भी। उस वक्त जब खामोशी हर सू एक पुरइसरार हुस्न बिखेर रही थी, फजर अपने कमरे में कदामत आईने के सामने साकित खड़ी थी। उसने गहरे मैरून रंग की साड़ी जेबतन की थी जो किसी भी किस्म की कढ़ाई या भारी काम से पाक थी। उसकी सादगी ही उसका असल हुस्न था। साड़ी का कपड़ा इतना नफीस और आरामदेह था कि उसके वजूद का हिस्सा महसूस होता था, और उसका रंग उसकी गोरी रंगत पर खिल कर उठा था। बंद गले और कोहनियों तक उसकी आस्तीन वाले ब्लाउज ने उसके सरापे में एक वकार और मतानत भर दी थी। उसने आज अपने हमेशा सीधे रहने वाले बालों को कर्ल किया था जो उसके शानों पर आज़ादाना खेल रहे थे। कानों में सिर्फ छोटे छोटे मैरून टॉप्स थे जिनकी हल्की सी चमक उसके रूप को मुकम्मल कर रही थी। उसने आईने में अपने अक्स को देखा। वो बिलाशुबा खूबसूरत लग रही थी, मगर ये वो खूबसूरती नहीं थी जिसकी वो आदी थी। ये ताकत और इख्तियार की खूबसूरती नहीं थी, बल्कि नरमी और नज़ाकत की थी। उसे लगा जैसे वो अपने ही बनाए हुए असूलों के किले से बाहर निकल आई हो, जहाँ उसकी अना की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता रेजा रेजा हो रही हैं। कहीं अंदर रूह के निहा खानों में एक खौफ पोशीदा था। ये रिश्ते, ये ताल्लुकात, ये दोस्तियाँ उसकी शख्सियत का खासा नहीं थी। वो हमेशा से अकेली रही थी। काम के मामले में उसकी ज़ात बिल्कुल अलग थी, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में वो रिश्ते बनाने के हक में नहीं थी। उसके नज़दीक रिश्ते इंसान को कमज़ोर करते थे। ये वो सब करवाते हैं जो हम नहीं करना चाहते, और अब देखो यही रिश्ते, यही ताल्लुकात उससे वो सब करवा रहे थे जो वो कभी ना करती। पहले वली, फिर रूही, फिर फलक। धीरे धीरे उसके घर में लोगों का इजाफा हो रहा था। कभी कभी ये बहुत अच्छा लगता था, मगर अगले ही लम्हे वो ठिठक जाती। जख्मों और खतरों की सूंघ लेने वाली फजर मराज खुद के कमज़ोर पड़ने से डरती थी। हमेशा माँ बाप से मिली फटकार और फिर अरसाल से मिले धुतकार ने उसे बिल्कुल ही अंधा कर दिया था। वो किसी रिश्ते पर भरोसा नहीं कर सकती थी। अभी भी वो उन्हीं ख्यालों में गुम थी कि फ़ोन की घंटी ने उसे चौंका दिया। वली का फ़ोन था। उसने एक गहरी सांस भरी, जैसे खुद को किसी नई हकीकत के लिए तैयार कर रही हो, और कॉल वसूल की। मैं नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ। उसकी आवाज़ में हमेशा की तरह एक नरमी और ठहराव था, मगर उसमें अपनायत का रंग कुछ ज़्यादा ही गहरा था। फजर ने बेजारी से पलकें झपकाई। मैंने कहा था ना, मैं खुद चली जाऊँगी, तुम्हें ज़हमत करने की क्या ज़रूरत थी? उसके लहजे में फ़िक्र से ज़्यादा एक मसनूई खफगी थी, जैसे कोई बॉस अपने मुलाजिम को हिदायत पर अमल ना करने पर डांट रहा हो। दूसरी तरफ से वली की एक धीमी हंसी सुनाई दी थी जो फ़ोन पर भी दिल को छू रही थी। माजरत बेगम, लेकिन कभी कभी शोहर के फ़राइज़ पर्सनल असिस्टेंट की जिम्मेदारियों पर हावी हो जाते हैं, और आज मेरे शोहर वाले फ़राइज़ का हुक्म है कि मैं आपको लेने आऊँ। अब आ जाएं, ज़्यादा देर ना करें। उसके लहजे में शरारत और हक का ऐसा हसीन इम्तिजाज था कि वो फजर के अंदर तितलियों जैसा एहसास जगा गया था, मगर दिमाग में बजती घंटी ने उसे मुस्कुराने नहीं दिया। ऑर्डर्स न मानने की आदत हो गई है तुम्हें, वो जहरीले बड़बड़ाई, फिर अपना क्लच उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। आज उसके कदमों में वो मामूल की तेज़ी नहीं थी, बल्कि एक सुकून और ठहराव था। नीचे अम्मा और बानो हमेशा की तरह जाने किस ड्रामे पर तबसरा कर रही थी। फजर चाहती थी वो दोनों साथ चले, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया। उन रंग बिरंगा अमीरों की महफिलों में हमारा क्या काम? अम्मा की मंतक अलग थी। वो नहीं जाना चाहती थी। उन्हें मसरूफ देखकर वो खुदा हाफिज कहती बाहर निकल गई। किसके साथ जा रही हो? अम्मा की कड़क सी आवाज़ उभरी। वली लेने आया है, उसने रुक कर जवाब दिया। क्यों? अम्मा का लहजा ना बदला। ये आप उसी से पूछ लें, मैंने मना किया था। उसने पलटकर अम्मा को देखा और अम्मा ने उसे। वो आज भी इंतज़ार कर रही थी कि फजर उन्हें खुद बताए कि उसका वली
से क्या रिश्ता था, मगर वो कभी डिस्कस नहीं करती थी। बानो और अम्मा आपस में खुसर फुसर करती रहती थी, मगर उसके सामने यूं बन जाती जैसे उन्हें कुछ मालूम ही ना हो। वो पलटने लगी कि फिर से अम्मा ने आवाज़ सुनाई दी। लहजे में कड़क कायम थी। लड़के से कहो रिश्ता लाए। वो झटके से रुकी। बानो ने टीवी की आवाज़ बंद की। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी अंधी हूँ कि जो मुझे इसकी हरकतें नज़र नहीं आएगी? अम्मा, वह एहतजाजन बोली। उस वक्त ये उन्होंने कौन सी बहस छेड़ ली थी? वो जानना चाहती थी आखिर फजर के दिल में उसके लिए कुछ था या नहीं। असल के मामले में तो वो आसमान सर पर उठाए रखती थी, मगर अब तो कुछ कहती सुनती ही नहीं थी। पहले तो लड़ती झगड़ती थी और उसी लड़ाई झगड़े में सारी बातें अम्मा तक पहुंच जाती थी, मगर अब तो उसने चुप का रोज़ा रखा हुआ था। अगर तुम्हें वो पसंद है तो उसे कहो कर रिश्ता भेजे, वरना यूं रातों को तुम्हें लेने ना आए। अम्मा ने गोया अपना फैसला सुनाया। फजर के गाल तप गए थे, मगर फिर उसने एक गहरी सांस ली। उस साड़ी में वो आफत लग रही थी और अम्मा के सामने बेबस। अब क्या कहती अम्मा से कि वो उसका शोहर था, उसी लिए आता था। अम्मा ने अपना फैसला सुनाकर नजरें उससे फेर ली, जबकि वो चंद लम्हे अम्मा को देखती रही, फिर बिना कुछ कहे दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में इतने मसाइल थे, फिर वो कहाँ से अपनी अस्तवासी ज़िंदगी के मुतालिक सोच पाती। सच तो ये था कि ज़िंदगी बस गुजर रही थी। उस पहचान बनाने के चक्कर में वो ज़िंदगी जीना बिल्कुल भूल चुकी थी। और फिर ज़िंदगी तो वो लोग जीते हैं जो जिंदा हों। उसने तो मौत अपने हाथों से चुनी थी। जब वो पोर्च में पहुंची तो वली गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा उसका मुंतज़िर था। स्याह पैंट पर महरून ड्रेस शर्ट उसके वजिया शख्सियत पर अच्छी लग रही थी। जैसे ही उसकी नज़र फजर पर पड़ी, वो जहाँ था वहीं ठहर गया। उसकी आंखें शताइश से फैल गई और एक लम्हे के लिए जैसे दिल धड़कना भूल गया। वो हमेशा से खूबसूरत थी, उससे कौन इनकारी था। उसने फजर को सैकड़ों बार देखा था, मैगजीन्स में, दफ्तर में, संजीदा और प्रोफेशनल अंदाज में, मगर आज वो फजर मराज नहीं थी। वो सिर्फ फजर थी, जो महरून रंग में डूबी हुई नरम लहराते बालों के साथ उसके सामने खड़ी थी। उसका सादा लिबास और उसके पुरवकार सरापा वली के सियाह और महरून लिबास के साथ मिलकर एक ऐसी हम आहंगी पैदा कर रहा था, जैसे कायनात ने यह मंजर खास तौर पर उन दोनों के लिए तरतीब दिया हो। वो बंधे बालों में अच्छी लगती थी, मगर खुले बालों में उससे भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उसके अंदर एहसासात का एक तूफान उमड़ आया, यूं जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। ये वो औरत थी जिसके तेज जुमले पत्थर का सीना चीर देते थे। आज एक हसीन नज्म की तरह उसके सामने खड़ी थी। उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थी और दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। उसने बमुश्किल खुद पर काबू पाया और कदम बढ़ाकर उसके करीब आया। कत्थई आंखों में सताइश, हैरत और एक गहरी मोहब्बत की ऐसी चमक थी जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। तुमसे मिलने से पहले नहीं जानता था कि कोई शख्स इतना भी हसीन हो सकता है। तुम वो ख्वाब हो जो मैंने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि तुम वो हकीकत हो जिसकी मैंने हमेशा तमन्ना की है। उसकी आंखों में अपने लिए दीवानगी की हद तक पसंदीदगी देखती तो उस अजीब सी तमानियत फजर के वजूद में फैल गई, मगर उसका खराफती दिमाग उसे कचोके लगा रहा था। वो उसे उन लम्हात को कभी जीने नहीं देगा। जख्मों को सूंघ लेने वाली उसकी वो हिस्स कभी सोती नहीं थी। यकीन नहीं होता कि तुम्हें इस रूप में सबसे पहले देखने का हक सिर्फ मेरा है। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि ये हक हमेशा मेरे पास रहे। जब भी तुम इतनी हसीन लगो, सबसे पहले तुम पर मेरी नज़र पड़े। फजर ने गहरा सांस ली और फिर नज़रें उठाकर उसे देखा। और अगर मैं किसी बोर्ड मीटिंग के लिए इतनी हसीन लगूंगी तो क्या तब भी तुम मीटिंग रूम के दरवाजे पर पहला हक जताने के लिए खड़े रहोगे? वली के लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने फजर के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए झुककर कहा, तुम्हारे लिए तो मैं जन्नम के दरवाजे पर भी खड़ा हो सकता हूँ। उसके जवाब पर फजर अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट जब्त करते गाड़ी पर बैठ गई। फ्लैट के मामले में अंग्रेज़ों से कोई नहीं जीत सकता। जी, तो यहाँ हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। और मैं वली और फजर के सीन के साथ साथ वली और रईस का सीन भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मैं अभी से मिस करने लगी हूँ। आगे इन दोनों के सीन इतने अच्छे नहीं होने वाले हैं जो इन दोनों का रिश्ता दिखा रहे हैं एक दूसरे के साथ। मैं अभी से मिस करने लगी हूँ इन दोनों के सीन को, क्योंकि जैसा राइटर ने कहा है तो इन दोनों के इतने अच्छे सीन्स तो नहीं मिलने वाले हैं।
مجھے تو ایپیسوڈ کا فرسٹ پارٹ ہی بہت اچھا لگا ہے، تو آگے تو بہت اچھے ایپیسوڈ ہونے والا ہے پورا ہی. تو چلو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں. خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعا میں یاد رکھنا.